हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, मैं कुणाल नंदवाना कोटा मेंटर फाउंडेशन पे आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था हमारे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत शानदार अमेजिंग चैप्टर जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इस लाइट वाले चैप्टर में हमने पिछली क्लास तक जो है कंप्लीट कर दिया था हमारा लाइट का पोर्शन। लाइट में हम रिफ्लेक्शन को खत्म कर चुके थे और आज की जो क्लास है बहुत अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसका लेक्चर 2 में रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब रिफ्लेक्शन हम खत्म कर चुके हैं। रिफ्लेक्शन में हमने मिरर को पूरी तरीके से खत्म किया। उसमें हमने प्लेन मिरर देखा और स्पेरिकल मिरर देखा। प्लेन मिरर पर रिफ्लेक्शन देखा, रिफ्लेक्शन के कुछ रूल्स देखे। और अब सेकंड जो लेक्चर हम आज पढ़ने जा रहे हैं, इस वाले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे वहां पर मिरर पढ़ा था तो मिरर में हमने स्पेरिकल मिरर में हमने कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर को खत्म किया, कहां कहां पर इमेज बनेगी, कहां कहां पर ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, ये सब हमने वहां पर कंप्लीट किया। उसके बाद हमने वहां पर मिरर फॉर्मूला कंप्लीट किया था। क्या किया था? मिरर फॉर्मूला कंप्लीट किया था। तो आज के जो लेक्चर में हम लेंस शुरू करेंगे, लेंस के टाइप्स पढ़ेंगे। लेंस के टाइप्स पढ़ने के बाद वहां पर भी हम जैसे लेंस मिरर फॉर्मूला था वैसे लेंस फॉर्मूला यहाँ पर आएगा, तो वहां तक का हम आज कवर कर लेंगे आई होप। तो शुरू करते हैं आज का अमेजिंग लेक्चर। देखेंगे सबसे पहले अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो जैसे हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं ठीक उसी तरीके से रिफ्रैक्शन भी होता है। रिफ्रैक्शन क्या होगा भैया? रिफ्लेक्शन में कोई रे आ रही थी लाइट की और किसी सरफेस से टकरा रही थी और टकराकर सेम एंगल पर वापस जा रही थी। लेकिन रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, कोई लाइट की रे आती है और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है। और जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफॉर्म होती है उस समय पर क्या होता है, उस समय पर उसकी जो डायरेक्शन है वो हल्की सी चेंज हो जाती है। तो अपनी डायरेक्शन को वो चेंज कर देता है। तो वो जो डायरेक्शन का चेंज है उसी को क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट उसको बोला जाता है। देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हैपेंस इन ट्रांसपेरेंट मीडियम। किसमें होगा? ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, यानी एक मीडियम से लाइट आई और किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में चली गई, तो मीडियम चेंज हुआ तो उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन। व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, रिफ्रैक्शन टेक प्लेस। जब कोई लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाएगी, मीडियम को चेंज करेगी, तो उसको क्या बोला जाएगा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखेंगे अ रे ऑफ लाइट बेंड एज इट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एक लाइट की रे कहीं से आ रही है, आकर के टकरा रही है किसी दूसरे मीडियम से, और अपने दूसरे जब मीडियम में एंटर करेगी तो अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेगी? वो चेंज कर लेगी, स्लाइटली बेंड हो जाएगी। रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज इन देयर द स्पीड ऑफ लाइट एज इट एंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज एज द बीम ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो होगा क्या, जब हम किसी भी डायरेक्शन में चलते हैं और अचानक से हमें कोई सामने रोक लेता है तो हमारी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। या कोई टर्न आता है तो हमारी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक उसी तरीके से जब हमारी लाइट आएगी, तो जब लाइट ऊपर से नीचे आ रही है, कहीं से भी एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जा रही है और बीच में ही क्या आ गया, उसके बीच में मीडियम चेंज हो गया, तो जैसे ही मीडियम चेंज होगा, मीडियम चेंज होते उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो डाउन हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, और कम होने के बाद वो थोड़ा सा अपनी डायरेक्शन से स्लाइटली मूवमेंट लेगा, यानी बेंड हो जाएगा। तो जब आप रेयरर मीडियम से किसमें चले जाएंगे? डेंसर मीडियम में। रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में चले जाएंगे। जैसे हवा से आप ग्लास में आ गए या पानी में आ गए, तो रेयर से डेंस में जब आप आते हैं तो लाइट की रे अपनी जो पाथ है उसको थोड़ा सा चेंज कर लेती है, और उसी को क्या बोला जाता है भैया? रिफ्रैक्शन बोला जाता है। जैसा रिफ्लेक्शन था ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पर रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे कोई रे आई, देखेंगे आप यहां से कोई रे आती है, ये क्या है? रेयरर मीडियम, यानी एयर हो सकती है। क्या हो सकती है? ये एयर हो सकती है। तो ये क्या है? ऊपर ये एक्सिस है, एक्सिस समझ के चलो, या कोई इसके नीचे अदर मीडियम है, इसके ऊपर कोई अलग मीडियम होगा। तो ऊपर जो मीडियम है वो रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम बोले तो एयर हो सकती है। और जैसे ही वहां से कोई लाइट आई और जैसे ही मीडियम को चेंज किया, तो आनी कैसे चाहिए थी? आनी चाहिए थी सीधी 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 सीधी, यहां तक आनी चाहिए थी, यहां तक आ जानी चाहिए थी, लेकिन आकर ये यहां से चलती हुई आ रही है और थोड़ा सा बेंट हो गई। तो जो सीधी आनी चाहिए थी वहां नहीं आकर क्या हो गई? बेंट हो गई। बेंट किसके पास हुई? तो जब रेयरर से डेंसर मीडियम में आएंगे तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएंगे। किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल को हमने रिफ्लेक्शन में भी देखा था,
नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है। क्या होती है? इमेजिनरी लाइन होती है। नॉर्मल क्या है? इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन है, इसका मतलब जो हमारा एक्सिस होगा, यहां पर एक्सिस क्या हुआ? जो मीडियम की जो बाउंड्री लाइन है, एक मीडियम और दूसरी मीडियम की जो बाउंड्री लाइन है, वही हमारा एक्सिस है। तो इसके 90 डिग्री पर अगर कोई इमेजिनरी लाइन देखी जाए तो उसको क्या बोला जाएगा? नॉर्मल बोला जाएगा। तो जैसे ही एक लाइन ऊपर से आती है, वो नॉर्मल के पास, नॉर्मल से दूर नहीं, नॉर्मल के पास, ये नॉर्मल है, ये इसके पास चली जाएगी। नॉर्मल के पास थोड़ा सा ये बेंड हो जाएगी। कब? जब रेयर मीडियम से कौन से मीडियम में ये आने वाली होगी? डेंस मीडियम में ये आएगी। तो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, अपने पाथ से थोड़ी सी क्या हो गई? बेंट हो गई। इसी फिनोमेना को क्या बोला जाएगा? रिफ्रैक्शन बोला जाएगा। इसके यूजेस देखेंगे। पहले एक बार रेयर टू डेंसर आ गए, अब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जब हम आएंगे तो क्या होगा? देखो देखो ये लाइन, ये क्या है? एक लाइट रे है। ये कौन है? एक लाइट रे है। लाइट रे जब डेंसर मीडियम से किस में आएगी? रेयर मीडियम में। तो रेयर मीडियम में आएगी तो नॉर्मल से दूर भागेगी। तो आनी तो यहां चाहिए थी, लेकिन ये इससे दूर चली गई। तो रे दूर चली जाए किससे? नॉर्मल से दूर चली जाए तो कौन सी मीडियम से कौन से में आए? डेंस से रेयर मीडियम में आए। और नॉर्मल के पास आ जाए, रे कहां जाए? नॉर्मल के पास आ जाए। जाना यहां था, पहुंच यहां गए। तो जब डेंस में जब कोई भी लाइट रे एंटर करती है तो वो नॉर्मल के पास आ जाती है। किसके पास आ जाती है? नॉर्मल के पास वो आ जाती है। देखेंगे यहां पे, व्हेन रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर आर टू डी आती है तो कहां चली जाएगी? इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल आफ्टर डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन की बात क्या होती है? किसके पास आ जाती है? ये नियर आ जाती है। किसके? नियर नॉर्मल। R2D होगा तो नियर नॉर्मल होगा, नॉर्मल होगा। और जब D2R डेंस टू रेयर मीडियम जब जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया? हमारे पास D2R जब हम जाएंगे तो ये क्या आ जाएगी? नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से क्या हो जाएगी? दूर चली जाएगी। तो सीधी सी बात है, रेयर से डेंसर में आएगी तो पास में आएगी, और डेंस से रेयर में जाएगी तो दूर चली जाएगी। एक में पास में आ रही है, एक में दूर चली जा रही है। लेकिन सीधी तो आनी चाहिए, सीधी नहीं आ रही है। यहां पर भी सीधा आना चाहिए, यहां पर भी सीधा नहीं आ रहा है। इसका मतलब उसके पाथ में क्या कोई चेंज हो रहा है? क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? मीडियम के चेंज होने की वजह से। तो जब भी मीडियम में चेंज होंगे, जब भी एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी तो वहां पर क्या हो जाएगा? उसका पाथ चेंज हो जाएगा। और जब पाथ चेंज होगा तो उस घटना को क्या बोला जाएगा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें, सम कॉमनली ऑब्जर्व फिनोमेना ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता है सर, होता है। कैसे देख पाओगे? तो बिल्कुल आसान आसान 2-3 यहाँ पर एग्जांपल आपको दिए गए हैं। जैसे आप क्या करो, आपके घर में पानी का एक टब होगा, या कोई बाल्टी हो, या कोई टम्बलर, या कोई ग्लास पानी का। उस पानी के ग्लास में क्या कर सकते हो? आप एक सिक्का डाल दो। तो जब आप सिक्का डालोगे और उस ग्लास को साइड में रखकर ऑब्जर्व जब आप करोगे तो साइड से जब आप सामने से उसको देखोगे तो सिक्का बिल्कुल नीचे दिखेगा। लेकिन जब आप ऊपर से उसको देखोगे तो सिक्का थोड़ा सा उठा हुआ दिखेगा। मतलब उसके जो तली है, उसके तल से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, उसके बॉटम से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, बॉटम से अप चला जाएगा। तो वो किसकी वजह से हो रहा है? वो हो रहा है हमारा रिफ्रैक्शन की वजह से। देखो, द स्टोन एट द बॉटम ऑफ वाटर टब अपीयर्स टू बी राइज। तो वाटर टब है, उसके अंदर कोई पत्थर गिरा दिया तो वो उठा हुआ दिखेगा। ऐसा अपीयर होगा कि वो कहाँ है? ऊपर है। किसकी वजह से? सीधी सी बात है, हमारा रिफ्रैक्शन की वजह से। उठा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? देखो, उसकी डायरेक्शन यहां होनी चाहिए, लेकिन डायरेक्शन थोड़ी सी अलग यहां पर रहने वाली है। देखेंगे, अ फिश केप्ट इन एक्वेरियम अपीयर्स टू बिगर देन इट्स एक्चुअल साइज। फिश जो है, फिश एक्वेरियम, लगभग सब घरों में फिश एक्वेरियम होता है। कहीं हम देखने जाते हैं, बहुत सारे गार्डन्स वगैरह में फिश एक्वेरियम होता है। तो एक ग्लास होता है मोटा सा, उसके अंदर पानी भरा होता है, उसके अंदर फिश डाली जाती है। तो वो फिश क्या होती है? उसकी एक्चुअल साइज से थोड़ी सी बड़ी दिखती है। तो एक्चुअल साइज से भी क्या दिखे? बिगर दिखे। तो किसकी वजह से? क्योंकि वहां से आने वाली लाइट अलग डायरेक्शन में, डायरेक्शन उसकी चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि वहां पर पानी मीडियम था, बाहर हवा मीडियम है। तो वहां से आने वाली लाइट में क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन दिखाई देने वाला है। नेक्स्ट बात करें, अ पेंसिल पार्शियली इमर्ज्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी डिस्प्लेस्ड
एट द इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर। तो ये आप देख सकते हो ऐसा कोई ग्लास, इसमें पानी भरा हुआ है आपका, और यहां से जब आप अगर कोई पेंसिल यहाँ पे इसमें गिराओगे तो पेंसिल यहां से क्या दिखेगी, पेंसिल जो ऊपर से नीचे गई तो पेंसिल थोड़ी सी अलग डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देगी, ऐसा लगेगा कि टूट गई है पेंसिल बीच में से। ये आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर कर देख सकते हैं। तो आसानी वाले एक्सपेरिमेंट है, कुछ पेंसिल को गिलास में डालना, या एक सिक्का गिरा कर देखना, या फिश एक्वेरियम देखना, या एक ग्लास, पानी का ग्लास ले लो, उसमें एक लेमन डाल दो, पानी भर के कांच के ग्लास में लेमन डाल दो, तो साइड से देखने पर ग्लास में लेमन क्या दिखेगा, बड़ा दिखेगा, और उसको बाहर निकाल लिया जाए तो लेमन क्या दिखेगा, वापस से उसके एक्चुअल साइज में दिखेगा। तो ये क्यों होते हैं ऐसे फिनोमेना? ऐसे फिनोमेना होते हैं रिफ्रैक्शन की वजह से। नेक्स्ट यदि हम बात करें रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, तो सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन हम, जैसे वहां पर हमने सबसे पहले क्या देखा था, हमने प्लेन मिरर देखा था। क्या देखा था? प्लेन मिरर। फिर हम स्पेरिकल मिरर्स पे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्लेन कोई मीडियम देखेंगे। प्लेन बोले तो एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले लिया हमने, बिल्कुल फ्लैट एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, इसमें कोई रे आ रही है, ये रे आई, इंसिडेंट रेस को बोलेंगे। अब चूंकि ये कौन सा मीडियम होगा, ये डेंसर मीडियम होगा, और बाहर कौन सा मीडियम है, रेयर। ये कौन सा मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम है। तो रेयर मीडियम से अगर कोई रे डेंसर मीडियम में आती है तो रेयर टू डेंसर R2D आता है, तो क्या होता है, नॉर्मल के पास में रे आ जाती है। तो कहां जाएगी, नॉर्मल के पास में कोई रे आ गई, नॉर्मल से दूर नहीं जाएगी, नॉर्मल के पास, यानी ये जानी तो कहां चाहिए थी, यहां कहीं जानी चाहिए थी, लेकिन कहां गई, नॉर्मल के पास। ये नॉर्मल था, नॉर्मल के पास रे आ गई। अब ये रेयर टू डेंसर आई, इसलिए नॉर्मल के पास आ गई। अब क्या होगा, अगर यहां पर भी एक नॉर्मल है, क्योंकि अब वापस से मीडियम चेंज होगा ना, रेयर टू डेंसर आई, अब डेंसर से वापस रे बाहर तो जाएगी क्योंकि ट्रांसपेरेंट है ग्लास स्लैब, तो नॉर्मल के पास आएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी। तो जब रेयर टू डेंसर जाती है तो क्या होता है, नॉर्मल से दूर भागती, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो वापस कहां भागेगी, इस डायरेक्शन में, ऊपर वाली इस तरीके से चली रही है। तो हुआ क्या, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आने पर लाइट की रे में क्या कोई बेंड आया क्या, यस आया। किस साइड में आया, तो नॉर्मल के बगल में आ गई। कहां गई लाइट, नॉर्मल के बगल में आ गई। नॉर्मल के बगल से एक्चुअल जाना सीधा था, लेकिन नॉर्मल के बगल में आ गई, और वापस से जब उसका मीडियम रेयर टू डेंसर टू किस में हो गया, रेयर में आ गया, तब वो नॉर्मल से क्या होगी, दूर भागेगी। तो ये डायग्राम यहाँ पर गिवन भी एनसीईआरटी का देखेंगे, ये कोई A टू B या A टू O कोई लाइन आई, A टू O कोई लाइन है, ये इंसिडेंट रेस को बोलेंगे, लाइट की रे है ये। यहां पर इसका नॉर्मल होगा, ठीक, नॉर्मल होगा तो यहां पर कोई एंगल बना रहा होगा I, और यहां से ये लाइन कहां चली गई, नीचे चली गई, और यहां पर एंगल क्या बन गया भैया, R बन गया। ऊपर I था, नीचे R बन गया। तो ये किसके पास आ गई, ये सटक के किसके पास आ गई, हमारे पास नॉर्मल के पास आ गई। तो रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना रास्ता चेंज कर लेती है, अपना पाथ चेंज कर लेती है, और बेंट होकर किसके पास आ जाती है, नॉर्मल के पास। कब होता है ऐसा, जब रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में वो रे आए, और जब वापस से नीचे आने के बाद जब टकरा करके वापस मीडियम चेंज होगा, तो मीडियम चेंज होगा तो डेंस टू रेयर आएगा, और डेंस टू रेयर जाने में क्या होगी, लाइट बाहर चली जाएगी, अपने बॉक्स से बाहर निकल जाएगी, और जैसे ही इससे बाहर भगेगी, है पहले तो पास में आ रही थी, अब कहां चली गई, बाहर चली गई, बेंट अवे हो गई, तो बाहर जाएगी तो बाहर से सीधी निकल गई। इसके नेमिंग दे रखा है, ए से ओ आए, ओ से ओ डैश आए, और ओ डैश से हम बी पर निकल गए, और यहां से ए से ओ आए, ओ से सीधे हम सी पे। तो ए टू सी एक सीधी लाइन है, जाना तो उसको सीधा चाहिए था। अगर इस बॉक्स को यहां से हटा लिया जाए तो ये लाइट सीधी जाएगी, लेकिन यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर ग्लास का स्लैब डाल दिया हमने, इसका मतलब पहले उसमें एंटर करेगी तो अपने पाथ को चेंज करेगी, और जब बाहर निकलेगी तो पाथ को वापस से एक बार चेंज करेगी। मीडियम जैसे जैसे चेंज होते जाएंगी वैसे वैसे उसकी बेंड अलग अलग होती जाएगी। अगर एयर से वो ग्लास में यानी रेयर से डेंस मीडियम में आती है तो अपने डायरेक्शन को किसकी तरफ लेकर जाएगी, नॉर्मल की तरफ, और अगर डेंस से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर लेकर के जाएगी। तो ये आपका डायग्राम एनसीईआरटी का दिया हुआ, अच्छा हमने समझा दिया, आपको समझ आ गया होगा। इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, हियर लाइट रे चेंज इट्स डायरेक्शन O एंड O डैश, O से O डैश,
क्यों, सीधा जाना चाहिए था ना, लेकिन ओ पर आने के बाद उसने डायरेक्शन को चेंज कर लिया, ओ से कहां आ गई, ओ डैश पर आ गई। द पॉइंट एट द इंटरफेस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो इंटरफेस है ये दोनों, दोनों क्या है, इंटरफेस, यानी मीडियम की बाउंड्री लाइन है। इंटरफेस पर जब जैसे ही लाइन लाइट की रे जाएगी वो अपने डायरेक्शन को चेंज करेगी। देखो यहाँ एक बार चेंज किया, अंदर आ गई, फिर यहां से इसको सीधा जाना चाहिए था लेकिन ये बाहर चली गई। इसका मतलब यहाँ पर और यहाँ पर जहां इंटरफेस होंगे वहां पर लाइट अपना पाथ को चेंज करेगी ही करेगी, और इसी घटना को रिफ्रैक्शन बोला जाता है। एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है ये, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमने अभी पढ़ा उसी के बारे में लिखा हुआ है कि एक लाइट आती है इंसिडेंट रे, ये एनसीईआरटी की लाइन है। व्हेन अ इंसिडेंट रे लाइट एओ करती पास और रेयर मीडियम से किस में आ गई, वो एक डेंस मीडियम, डेंसर मीडियम में आती है, पॉइंट ओ पर इंटरफेस ए बी के, इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ये कहां चली जाती है, नॉर्मल की तरफ घूम जाती है। क्यों, क्योंकि एयर से कहां ही, ग्लास में, रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जब भी हम चलेंगे तो अपनी डायरेक्शन किसकी तरफ बेंड हो जाएगी, अपनी डायरेक्शन नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। और उसके बाद एट पॉइंट O1 या ओ डैश जिसको बोलते हैं, इंटरफेस डीसी, नीचे वाला जो फेस है, द लाइट रे एंटर्ड फ्रॉम डेंसर मीडियम, ग्लास से बाहर आके कहां चली गई, रेयर मीडियम में, एयर में चली गई। हियर लाइट रे विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये दोनों घटनाएं हम यहां पर देख सकते हैं। एक बार आई तो नॉर्मल के पास, बाहर निकली तो नॉर्मल से दूर ये चली गई। तो ये जो बना है वहां पर लिखा हुआ है, refracted ray OB is an emergent ray. If the incident ray is extended to C, we will observe that emergent ray O dash B is parallel to incident ray. देखो emergent ray हम देख पा रहे हैं कि A to C है, यानी आना तो यही चाहिए था, इसका जो एक्चुअल पाथ है वो तो A to C होना चाहिए था, लेकिन ये A to O, O to O dash, O dash से B पर गई। तो देखने पर क्या पता लगा कि ये O dash और B जो है वो इस AC के क्या है, पैरेलल है। क्या ये कभी मिल पाएंगे, क्या नहीं मिल पाएंगे। तो ये हमेशा क्या होगा, पहले अपने जो हमने डायग्राम बनाया था उसमें भी दोनों क्या थे, पैरेलल ही थे, तो ये कभी भी मिल नहीं पाते हैं। ये एनसीईआरटी अपने से कहना चाहती है, ठीक है। दे रे विल स्लाइटली डिस्प्लेस लेटरली आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद थोड़ी थोड़ी ये जगह चेंज करती है, इसलिए एक ही रे जाकर क्या हो गई, वहां से रिफ्लेक्ट होकर रिफ्रैक्ट होकर, और ये क्या हो गई, दो रेज में कन्वर्ट हो गई, दो रेज वहां पर जाती है, अपने को दिखाई देती है कि इमेजिनरी एक ओरिजिनल। When a ray of light is incident normally to the interface of two media, it will go straight without any deviation. अगर when a ray of light is incident normally कोई मीडियम पे जाकर गिर रही है, of two media it will be go straight, तो वो कैसी दिखेगी हमको, सीधी जाती हुई दिखेगी। अगर दो मीडियम आपने लगा दिए तो वो एज इट इज, क्योंकि वो पैरेलल लगा गई तो हमें सीधी जाती हुई वहां पर दिखाई देगी। ये इसको कहने का मतलब था। वापस जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हमने, वैसे हमें क्या पढ़ने पड़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी पढ़ने पड़ेंगे। इसके भी कुछ रूल्स तो होते ही होंगे, क्राइटेरिया तो होता ही होगा। तो वो क्राइटेरिया क्या होता है, उसी को क्या बोला जाता है, रूल्स या लॉ। रूल्स भी इसको बोल देते हैं रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको यहां पर बोला जाता है। देखो, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑफ द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन द सेम प्लेन। क्या ये सेम लाइन कहां पर पड़ी हुई दिख रही है क्या, यस, ये सेम लाइन हमने पढ़ी थी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। किसमें पढ़ी थी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो सेकंड लॉ है वो यही कहता है हमसे कि क्या होगा जब दो मीडिया के पॉइंट्स हो, जो इंटरफेस का पॉइंट होगा, तो इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल क्या होगा, सेम प्लेन पर होगा। तीनों क्या होने वाले हैं, सेम प्लेन में होने वाले हैं। इसी तरीके से इसका सेकंड लॉ भी अगर हम पढ़ें तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट। तो होगा क्या, जैसे ये वाला नियम तो वहां का और यहाँ का सेम है, एज इट इज ए कॉपी पेस्ट, जो वहां था वही यहाँ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। वहां एक मिरर था और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट मीडिया का इंटरफेस होगा, यानी एक मीडिया से दूसरी मीडिया में जाने के लिए जो लाइन है उसी प्लेन पर एक ही पॉइंट पर दोनों तीनों चीजें यहाँ पर मिलने वाली थी। तो पहला रूल हो गया। दूसरा बोलता है कि दोनों के एंगल का जो साइन पार्ट है, दोनों के एंगल का साइन ऑफ एंगल है, साइन ऑफ एंगल हम निकाल लेंगे और उस तरीके से दोनों का जो साइन ऑफ एंगल का रेशियो है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। द रेशियो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। हम इसको लिखते हैं साइन आई
अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और ये जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये कोई कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, आर लिख लो इसको, और इसी को क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है। और गिवन कलर एंड पेयर ऑफ मीडिया, दिस लॉ इज आल्सो नोन एज स्नेल लॉस कांस्टेंट। इसको बोलते हैं कांस्टेंट। n इज द रेफरेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम। इन दिस इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो होगा क्या, एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जब आप जाओगे तो देखो साइन आई अपॉन साइन आर जब आप करोगे कांस्टेंट आएगा, स्नेल लॉ बोल दिया। उसके बाद बोला उसने कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको निकालनी पड़ेगी। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलेगी, देखो साइन आई अपॉन साइन आर, तो एन बाई अगर एन टू करोगे कांस्टेंट आएगा, n2 बाय n1 करोगे तो n21, यानी दूसरे के लिए पहले का, वेयर 2 इज फॉर सेकंड मीडियम 1 इज फॉर फर्स्ट मीडियम, तो दो बार निकालना है। सेकंड मीडियम से 1 तो 1 2 और 2 1 हो गया, और पहले मीडियम से सेकंड में जाओगे तो 1 2 हो गया। बहुत आसान है, पहले मीडियम से सेकंड में गए तो 1 और 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n जो निकलेगा वो 1 2 निकलेगा। और अगर दूसरे से पहले में आ रहे हो तो क्या निकलेगा, 2 1 निकलेगा। देखो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू n2 अपॉन n1, वो आर आ रहा है कांस्टेंट आएगा, n2 अपॉन n1 निकला माने n21 निकला, जो आंसर आया वो n21 है। बोले तो यहां पर लिखा इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू 1, सेकंड मीडियम का 1 की रेस्पेक्ट में तो n21 हो गया, 1 का सेकंड मीडियम की रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो n12 हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन जब आएंगे तब इसको और आसानी से हम इसको समझ पाएंगे। अभी सिर्फ फॉर्मूला हमारे पास है तो हम फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। फॉर्मूला भी याद भी क्या करना है, साइन आई अपॉन साइन आर तो कांस्टेंट हो गया, साइन आई साइन आर जो अपन करेंगे तो वहां पर n2 अपॉन n1 आएगा, तो 1 की रेस्पेक्ट में 2 तो 2 1 हो जाएगा, और जब 2 के लिए करेंगे तो 1 रेस्पेक्ट टू 2 करेंगे तो 1 2 हो जाएगा। बहुत आसान है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर इज गिवन बाय रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो सिंपल सी गणित है कि हम पहले क्या करेंगे, अगर एन जी ए निकालना है, यहां पर दिख नहीं रहा होगा आपको, एन जी ए, जी बोले तो ग्लास, ए बोले तो एयर, इसके लिए अगर अपन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो आगे हमने जी रखा तो ऊपर हमें जी रखना पड़ेगा, एन जी अपॉन एन ए। एन जी क्या हो गया, एन जी हमारी हो गई स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इसको बोलते हैं सी। क्या आप जानते हैं क्या, स्पीड ऑफ लाइट को सी बोला जाता है, 3 × 10 to the power 8, तो स्पीड ऑफ लाइट हमारी सी हो गई। और नीचे हमारा क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, कुछ भी लाइट हो सकती है, लाइट की स्पीड ग्लास में, उसको बोलेंगे वी। क्या बोलेंगे, वी। तो एन जी ए अगर आपको निकालना तो इस तरीके से, और एन ए जी निकालना है तो उल्टा कर दो, एन ए जी निकालना है तो उल्टा कर देंगे। एन इन जी में देखो वी अपॉन सी आ गया, इसमें सी अपॉन वी आ रहा है, तो किसके रेस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो उसको नीचे डाल देंगे, बाकी वाले को ऊपर डाल देंगे। यहां पर हम निकाल रहे थे ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, तो हमने एयर को ऊपर डाल दिया, ग्लास को नीचे डाल दिया। वहां पर हमने क्या निकाल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो एयर की निकाल रहे हैं नीचे और ग्लास को डाल दिया ऊपर, तो ऊपर ग्लास के लिए वी लेंगे और एयर के लिए हमारा हमेशा से सी होता ही है, तो ये हम आसानी से कर सकते हैं। इसके नीचे अपॉन लगा हुआ है ना, और ये एन ए जी, ये लिखा हुआ है एन ए जी, तो ए ऊपर जी नीचे। एन ए बोले तो स्पीड ऑफ एयर, एन जी बोले तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो वहां पर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हो गया, यहां पर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हो गया। तो बहुत आसान है, जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, बहुत आसानी से किया जा सकता है। एक से दूसरे पर आने पर स्पीड में क्या फर्क पड़ेगा उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाएगा, देखेंगे। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज सिंपली कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम जो क्या बोल देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली बोल देते हैं। तो होता क्या है देखें, एन एम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो मीडियम कुछ भी हो सकता है, वो ग्लास होगा तो ग्लास लिख देंगे, पानी होगा तो वाटर लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं हम। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऊपर लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम नीचे लिखेंगे, और अपने को क्या मिल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का जो है याद रखना है 1.33 होता है, और ग्लास का 1.52 होता है।
ये दोनों चीजें आपको लर्न करनी पड़ेगी। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.3, क्योंकि जनरली जो लाइट की रे आएगी वो कहां से आएगी, एयर से आएगी, पानी में जाएगी, या एयर से आएगी, ग्लास में जाएगी। ग्लास से आएगी, एयर में जाएगी, ग्लास से पानी में जा सकती है। तो इन तीनों में लगभग ये घूमेंगे, तो इन तीनों में घूमेंगे तो तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता होना चाहिए। तो इससे हम किसी की स्पीड यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का क्या होगा, यानी NW क्या है और NG क्या है। तो हमने फॉर्मूले में क्या देखा, ऊपर NA लगाया, नीचे NG लगाया। NA पता है क्या, 3 इंटू 10 टू पावर, तो वो वहां पर लगा देंगे। यहाँ पर अपना 1.33 यहाँ पर वाटर का दिया हुआ है और 1.5 तो यहाँ पर हमारे को ग्लास का NG दिया हुआ है। तो किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ से पता लगाया जा सकता है बहुत ही आसान तरीके से। देखेंगे अब बात करते हैं, जैसे वहां पर हमने प्लेन मिरर पढ़ा था, यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पढ़ लिया। वहां पर हमने क्या पढ़े थे, स्पेरिकल मिरर्स पढ़े थे। यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, स्पेरिकल लेंसेस पढ़ना है। दो ही पार्ट है इस चैप्टर के लाइट का, एक तो रिफ्लेक्शन जो हम खत्म कर चुके लास्ट लेक्चर में, एक रिफ्लेक्शन जो हमने यहाँ पर चालू कर दिया है। देखेंगे स्पेरिकल लेंसेस क्या होते हैं। तो सेम जैसा मिरर था वैसा ही लेंस होगा, जैसे मिरर थे वैसे ही क्या होंगे, लेंस होंगे। सर चेंजेस क्या है, वो नॉन ट्रांसपेरेंट था, ये ट्रांसपेरेंट होगा। वो क्या था, नॉन ट्रांसपेरेंट था, और ये क्या होगा, ट्रांसपेरेंट। यहां पर ये होने वाला है। अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स बॉन्ड बाय टू सरफेस। देखेंगे वहां क्या पढ़ रहे थे हम कि सर ये, या इसको और अच्छा बनाए, इसको हम थोड़ा सा और अच्छा बनाए, ठीक है। ये क्या पढ़ रहे थे कि एक स्पेयर है, स्पेयर का एक पीस हमने यहां से यहां तक कट कर लेते थे इसको। स्पेयर का जो हम पीस लेते थे तो उसको हम क्या मानते थे, मिरर मानते थे। इधर से अगर हमने लिया और केव वाले हिस्से पर रिफ्लेक्टिव है तो उसको कॉनकेव बोल देते थे, और आउटर पर है तो कॉन्वेक्स बोल देते थे। तो ये किसके पार्ट्स पढ़ रहे थे हम, स्पेरिकल मिरर के, स्पेरिकल एक स्पेयर के पार्ट स्पेरिकल मिरर थे। अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या ले लो आप, देखेंगे इसको कुछ इस तरीके से देखेंगे। तो अब क्या कर दूं, अगर मैं इसको इरेज कर दूं, इसको इरेज कर दूं, इस हिस्से को इरेज कर दूं, ठीक, ऐसे इधर के हिस्से को कर दूं, दोनों हिस्सों को मैं क्या कर दूं, इरेज कर दूं। आसानी से क्या कर दिया जाए, इनको इरेज कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, आसानी से इसको इरेज कर दिया जाए। देखो यहां से इसको इरेज कर दिया। तो जैसे हमने इसको इरेज किया तो यहां पर क्या कोई लेंस जैसा दिख रहा है, तो ये क्या है, दो सरफेस हैं किसकी, कोई मिरर को ले लो या स्पेयर की, स्पेयर की क्या है, दो सरफेस, और स्पेयर की दो सरफेसों को जब मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा, इसकी स्पेरिकल लेंस बन जाएगा। विद वन और बोथ सरफेस आर स्पेरिकल फॉर्म द लेंस। दोनों स्पेरिकल हो सकती है, एक स्पेरिकल एक नॉन स्पेरिकल हो सकती है, उसको भी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा लेंस बन जाएगा। और वैसे ही क्या देख सकते हो आप, वो हमने कौन सा लेंस देख लिया, हमने वहां पर हमने कॉन्वेक्स लेंस देख लिया। एक इसको ही क्या देख सकते हो आप, इसी तरीके से अगर इसको देखा जाए तो देखो एक ये हो गया, और इसको जो है पैक कर दिया जाएगा। तो क्या ये ऐसा दिख रहा है क्या आपको, तो ये भी लेंस बन सकता है, एक ये भी लेंस बन सकता है। इस लेंस को बोला जा सकता है कॉन्वेक्स, इसको बोला जा सकता है कॉनकेव लेंस। तो यहां पर दोनों आपको डायग्राम आसानी से दिख रहे होंगे, दोनों डायग्राम आप यहां पर आसानी से देख सकते हैं। देखो कॉन्वेक्स लेंस क्या है, एक ऐसा लेंस, तो क्या है ये, दो स्पेरिकल पार्ट्स का एक जॉइंट है, बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, दो सरफेसेस है, और दोनों क्या हैं, ट्रांसपेरेंट सरफेसेस। क्या है, दोनों ट्रांसपेरेंट सरफेसेस है।
तो जब देखो अ लेंस में हैव टू स्फेरिकल सरफेसेस बल्गिंग आउटवर्ड्स, जो कहां जा रही है, आउटवर्ड्स में बल्ग हो रही है, बाहर में निकल कर अगर जा रही है तो उसको क्या बोला जा सकता है, उसको बोला जा सकता है भैया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। और सिंपली कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज द कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज इट कन्वर्ज द लाइट। इसको क्या बोला जा सकता है, कन्वर्जिंग लेंस इसको बोला जा सकता है। और जो हमारा कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस है वो क्या होगा, अ लेंस बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस कर्व इनवर्ड्स। तो ये आउटवर्ड्स है, देखो दो क्या लग रहे हैं, स्पेयर लग रहे हैं, दो स्पेयर के पार्ट्स लग रहे हैं और वो क्या है, ट्रांसपेरेंट हैं, दोनों ट्रांसपेरेंट हैं और आउटवर्ड्स हैं, तो बाहर की साइड बल्गिंग हो रहे हैं। ये क्या है, इनवर्ड्स हैं, दोनों अंदर अंदर हैं, दोनों को अंदर अंदर हमने चिपका दिया और ऊपर ऊपर और नीचे भी कोई ट्रांसपेरेंट चाहिए हमने इसको लगा दिए, कोई स्लाइड्स लगा दिए हैं। कर्व इनवर्ड्स नोन एज डबल कॉनकेव लेंस, या फिर सिंपली इसको कॉनकेव लेंस भी बोला जा सकता है। जैसे इसको डबल कॉन्वेक्स लेंस, एक ये डबल कॉन्वेक्स, और जनरली लाइफ में इसको कॉन्वेक्स लेंस ही बोला जाएगा। ठीक इसी तरीके से इसको ये और ये डबल कॉनकेव, दो बार केव है तो डबल कॉनकेव, लेकिन जनरल लैंग्वेज में इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली कॉनकेव लेंस भी इसको बोला जा सकता है। इट इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग, तो ये कन्वर्जिंग हो रहा था, ये डाइवर्जिंग, तो चीजों को फैला देगा, लाइट को फैला देगा, वो डाइवर्जिंग हो गया, और जो लाइट को एक जगह ला रहा है वो कन्वर्जिंग हो गया। तो यहां से हमें लेंस के यूजेस भी पता लगना शुरू हो जाएंगे। देखेंगे सबसे पहले बात करें बेसिक टर्म्स, तो जैसी बेसिक टर्म्स हम मिरर में पढ़ते हैं वैसी बेसिक टर्म इसके लिए कि अगर पोल से कोई लाइन जाती है तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जो यहाँ पर हमारी दिख रही है, ठीक उसी तरीके इस वाले पार्ट के लिए जो F1 होगा वो इधर होगा और C1 होगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो लेफ्ट साइड में होगा। इस वाले पार्ट के लिए जो F2 होगा यानी फोकस होगा वो राइट हैंड साइड पर होगा और इसका कर्वेचर ऑफ सेंटर भी राइट हैंड साइड पर होगा। तो इस तरीके से दोनों तरफ इनके सेंटर होंगे और दोनों तरफ इनके फोकस और कर्वेचर होने वाले हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस की बात हो गई। C2 हमेशा 2F2 ही होगा, मतलब 2F होगा, यहाँ पर 2 है इसलिए 2F2 दे दिया और यहाँ पर 2F1 दे दिया क्योंकि ये C1 बोला है। जनरल लैंग्वेज में C को 2F बोल देते हैं, यहाँ पर 1 लग रहा है इसलिए 1 लगा दिया। मिड पॉइंट को आप क्या बोल सकते हो, ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पर पोल बोल रहे थे, इसको क्या बोल देंगे, ऑप्टिकल सेंटर बोल देंगे। दोनों ऑप्टिकल के बीच की जगह को ऑप्टिकल सेंटर बोला जा सकता है। देखेंगे कॉनकेव लेंस के लिए बात करें तो सेम वही C1 F1 इधर रहेगा, C2 F2 उधर रहेगा। यहां से C1 से लेकर के जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है उसकी डिस्टेंस जो है उसको रेडियस बोला जाएगा, रेडियस का आधा करके फोकस निकल जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर दो C1 और C2 कहाँ है, C1 और C2 को जो है मर्ज कर दिया है तो दोनों के सेंटर्स को आप जोड़ सकते हो। जनरल टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं, ये हमें आती है अच्छे तरीके से, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। आगे अगर हम बात करें, आगे यदि हम बात करें तो आगे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वही डेफिनेशंस यहां पर वापस से आती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अ लेंस आइदर कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस हैज टू स्फेरिकल सरफेस, ईच ऑफ दीज सरफेस फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। तो जहां पर हमने देखा कि ये कोई स्फीयर का पार्ट होगा यहां से यहां तक का, ऐसे ये कोई स्फीयर का पार्ट होगा यहां से यहां तक का, तो दोनों क्या हैं, स्फीयर के पार्ट हैं, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। तो ये स्फीयर का पार्ट है, तो ये ऐसा कोई स्फीयर होगा, उस स्फीयर का सेंटर यहां होगा। ठीक उसी तरीके से इस वाले की बात करें तो ये भी स्फीयर होगा, उसका सेंटर यहां कहीं दे रखा होगा। तो दोनों के दो ही क्या होने चाहिए, सेंटर होने चाहिए, और दोनों के दो क्या होने चाहिए अपने पास, फोकस भी दो ही होगी, सेंटर भी दो ही होंगे। तो आपने C1 C2 यहाँ पर पता लगा सकते हो क्योंकि दो पार्ट है, चाहे वो कॉनकेव में जाओ चाहे कॉन्वेक्स में जाओ, दोनों में दो पार्ट यहाँ पर स्पेरिकल के आ रहे हैं, और दो पार्ट अगर स्पेरिकल के आ रहे हैं तो दो ही सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होंगे। पहले वाले को C1 बोलेंगे, दूसरे वाले को C2 यहाँ पर बोल दिया जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर निकल कर जाती। ऑप्टिकल सेंटर क्या है, द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंसेज इज द ऑप्टिकल सेंटर। दोनों लेंसेज में जो सेंटर पॉइंट होगा वही हमारा क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर यहां पर रहने वाला है। अपर्चर क्या होगा, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ स्फेरिकल लेंस। उसको क्या बोलेंगे, अपर्चर। वहां भी अपर्चर हमने देखा था, तो जो इसकी इफेक्टिव डायमीटर है उसकी
अपर्चर होगी। बोले तो इफेक्टिव डायमीटर क्या होती है, या इफेक्टिव जगह क्या होती है, यहां से लेके यहां तक, यही इफेक्टिव। क्योंकि अगर लाइन यहां से कोई रे आ रही है तो क्या टकराएगी क्या, वो तो ऊपर से निकल गई। यहां से कोई रे आ रही है, क्या टकराएगी क्या, वो तो नीचे से निकल गई, इसके लिए ऊपर से निकल गई। लेकिन इफेक्टिव क्या यहां से आ रही है तो क्या निकलेगी क्या, यस, यहां से आई तो इस पर टकराई, तो ये क्या इफेक्टिव है। तो इफेक्टिव एरिया को क्या बोला जा सकता है, इफेक्टिव एरिया को बोला जा सकता है अपर्चर। द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ स्फीयर लेंस। और फोकस ऑफ लेंस यानी रेडियस का आधा। बीम ऑफ लाइट पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम। देखो पहली बात आ गई कॉन्वेक्स लेंस की, उस पॉइंट को आगे हमने जोड़ दिया है यहाँ पर। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस हम जानते हैं जिसकी बल्किंग बाहर की तरफ हो, यानी कि आउटवर्ड्स में जो फैला हुआ है इस तरीके से कुछ। ये हमारा कौन सा लेंस हो गया, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अब कॉन्वेक्स लेंस से सीधी सी बात है इमर्जिंग लेंस होगा, ये इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब यहां से अगर कोई लाइन जाएगी तो टकराएगी। अब टकराने के बाद इमर्ज तो करेगा, क्या कर देगा, इमर्ज कर देगा, नहीं पास पास लाएगा, और पास पास लाकर कहां से निकाल देगा, फोकस से। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइन आएगी वो कहां से जाती है भैया, फोकस से जाती है। देखेंगे कन्वर्ज द पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस डिनोटेड बाय एफ नोन एज प्रिंसिपल फोकस। इसी को क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल फोकस बोला जाएगा। बहुत आसान तरीके से यहां से कोई लाइन गई, ये टकराई और टकरा कर कहां से निकल गई, वापस से एफ से ही निकल गई। तो पैरेलल जो लाइन आती है वो फोकस से जाती है। ये बात हम लेंस में और मिरर में दोनों में सीख चुके हैं। देखो यहाँ पर दिख रही होगी दो पैरेलल लाइंस आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस की, और टकराने के बाद कहां जा रही है, F2 पर जाकर, यानी फोकस पर जाकर रुक रही है। तो जो भी पैरेलल लाइन आएगी वो फोकस पर जाएगी, ये तो हम जानते हैं। कॉनकेव लेंस अपीयर टू डाइवर्स। कॉनकेव लेंस को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। उसको क्या बोल रहे थे, इमर्जिंग बोल रहे थे, इसको बोल रहे हैं डाइवर्जिंग। तो डाइवर्जिंग लेंस जो है तो एक पॉइंट से डाइवर्स कर देगा। अब डाइवर्स किस डायरेक्शन में करेगा, तो डाइवर्स वो इस तरीके से करेगा कि अगर कोई लाइन जा रही है, कोई लाइन जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो टकराई, टकरा के ऊपर चली गई, तो उसका जो पीछे उसको अगर बढ़ाया जाएगा तो वो कहां से होकर गुजरती हुई दिखाई देगी, हमारे प्रिंसिपल फोकस से गुजरती हुई दिखाई देगी। किससे दिखाई देगी, प्रिंसिपल फोकस। देखो ये लाइन आई, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कोई लाइन आती है, टकराती है, ऊपर चली जाती है, क्योंकि डाइवर्सिफाई कर रहा है, फैला रहा है चीजों को। तो जैसे इसने फैलाया तो ये तो आगे तो मिलेगी नहीं, तो आगे नहीं मिलेगी तो कहां मिलेगी, पीछे मिलेगी। इमेज कहां पर दिखेगा इसका, F1 पर, फोकस पर। तो मतलब इसका सोर्स कहां से दिखाई देगा, हमारे को फोकस पर दिखाई देगा। तो यहां से हम इसको देख सकते हैं। वो मतलब पैरेलल लाइन गई तो वो कहां से जाने वाली है, पैरेलल लाइन फोकस से ही जाती है। टिप्स फॉर ड्रॉइंग रे डायग्राम, जैसे वहां पे मिरर के लिए पढ़े, लेंस के लिए पढ़ लेंगे। रे डायग्राम क्या होते हैं, देखो आफ्टर रिफ्रैक्शन अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू एफ। ये हम अभी दो एग्जांपल लास्ट हमने पढ़े, वहां पर हम देख सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल अगर कोई लाइन जा रही है तो वो पैरेलल लाइन कहां पर जाकर रुकेगी, फोकस पर। कहां से निकलेगी, फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से वो जाकर निकलने वाली है। देखो ये आई, पैरेलल लाइन आई, टकराई और प्रिंसिपल फोकस पर चली गई। पिछला वाला डायग्राम वापस गया, एक लाइन गई, सीधी गई, टकराई, ऊपर गई, वापस वो खींच के लाए तो कहां से निकल गई, प्रिंसिपल फोकस से ही जाएगी। तो यहाँ डाइवर्स हुई या कन्वर्ज हुई, एक साथ दो पॉइंट्स पर आ गई, यहां से अलग अलग डायरेक्शन में फैल गई लाइट। तो ये यहां से अपन इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें, अ रे पास थ्रू एफ आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू। तो जो पैरेलल आ रही थी वो फोकस पे जा रही थी, जो फोकस से आएगी वो कहां चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगी। तो देखो ये फोकस से आई, टकराई, पैरेलल, फोकस से आई, मतलब फोकस पर आती ना, ये फोकस पर आई, फोकस पर आने से पहले ये टकरा कर कहां चली गई, पैरेलल चली गई। तो यहां पर कॉन्वेक्स में आ रही है, यहां पर आती हुई दिख रही है, लेकिन जा दोनों ही फोकस पर रही है, और फोकस पर जाने वाली लाइन कहां चली जाएगी, रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल चली जाएगी। तो जो पैरेलल आती है वो फोकस पर जाती है, जो फोकस पर आती है वो पैरेलल चली जाती है। आसान है, दो बार हम पढ़ चुके हैं पहले भी इसको। A ray pass through optical center pass without any deviation। जो सीधी ऑप्टिकल सेंटर पर जाएगी, जो सीधी ऑप्टिकल सेंटर पर जाएगी वो कहीं भी ना डिमर्ज होगी, ना कोई बढ़ जाएगी, ना फैलाएगी, ना छोटा करेगी, ना कोई अपने पाथ को चेंज करेगी। वो जिस पाथ पर आई है सेम उसी पाथ से गुजर जाएगी, क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं है।
सी पर आकर सी पर जाने वाला काम नहीं है। आइए बिना चेंज के सीधी चली गई, जो यहां से खचाक बाहर निकल गई, यहां से आई खचाक बाहर निकल गई, यानी अपने रास्ते को नहीं छोड़ेगी, जिस रास्ते पर आया है उसी रास्ते से निकल जाएगा। कौन? ऑप्टिकल सेंटर पर अगर कोई रे जाता है तो। अब कुछ इमेजेस की बात कर लेते हैं, बहुत आसान आसान कुछ इमेजेस यहाँ पर हमारे को गिवन है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में यहाँ मेनली इमेजेस बनने वाली है, क्योंकि वहां पर हमारे को चीजें पता होती है। जैसे कोई इन्फिनिटी से आ रहा है, अब सीधी सी बात है, इन्फिनिटी से कोई चीज आएगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दिखाई देगी। इन्फिनिटी से कोई चीज आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। जैसे ही कोई चीज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो हमारी जो लाइट की रे गिरेगी वो फोकस पर गिरेगी। सिंपल सा फंडा है, पैरेलल आई फोकस पर, पैरेलल आई फोकस पर गई, ऊपर से नीचे से दोनों से पैरेलल आई, कॉन्वेक्स लेंस में दोनों कहां चली गई? फोकस पर चले गए। फोकस पर गए तो एक सिंगल पॉइंट पर इमेज बना, छोटे से पॉइंट पर बना, तो साइज क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी। क्या दिखाई दे रहा है? क्या साइज ऑफ इमेज, पॉइंट साइज की यहां पर दिखाई भी दे रहा है और लिखाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है और लिखाई भी दे रहा है। क्या दे रहा है? हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज का स्ट्रक्चर यहां पर दिखाई देगा इमेज। क्यों? आई और कॉन्वेक्स मिरर है यार। कॉन्वेक्स मिरर का क्या काम है? कॉन्वेक्स मिरर चीजों को छोटा कर देता है, छोटा करके दिखाता है। बहुत बड़ी इमेज को बहुत छोटी सी जगह में लाके दिखा देगा, बहुत बड़ी इमेज को बहुत छोटी सी। क्या आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया होगा? मैग्निफिकेशन ग्लास, सन और एक पेपर, सबने किया होगा। हम क्या करते हैं? सनलाइट आई, मैग्निफिकेशन ग्लास लगाया और नीचे एक पेपर लगा दिया, तो वो इतना सा ग्लास इतने बड़े सन का पूरा इमेज लेगा और इमेज को कहां डाल देगा? उस कागज के शीट पर डाल देगा। तो वहां से जो लाइट आ रही है, लाइट की इतनी सारी रेज आ रही होंगी, उन सारी रेज को पकड़ा, इकट्ठा किया और छोटा सा करके फोकस पर डाल दिया। तो सिर्फ यही तो ध्यान रखना है कि रखना कहां पर है, लेंस को कितना ऊपर रखना होता है। तो लेंस को उस पेपर की शीट से फोकस डिस्टेंस पर रखना पड़ता है। अगर आपने फोकस डिस्टेंस पर रखा तो इमेज एक बहुत छोटा सा पॉइंट बन जाएगा, और जहां पर अगर पॉइंट गया तो लाइट की रे आई और पॉइंट पर जाकर डली गई। और जैसे इतनी सारी लाइट की रे आकर इसी पॉइंट पर गिरेगी तो सनलाइट में क्या होती है? एनर्जी होती है, और वो एनर्जी क्या कर देगी? एक साथ एक ही जगह पर आएगी तो कागज को जला देगी, इसलिए कागज आसानी से जल जाता है। तो एनसीईआरटी की एक्टिविटी भी है, तो वो भी यहाँ से हम उसको देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी से, सन कहां पर है लेंस के लिए? इन्फिनिटी पर है। क्या कोई डिस्टेंस हम कवर कर पा रहे हैं क्या? नहीं। तो इन्फिनिटी से कोई लाइट आती है तो वो पैरेलल आती है, पैरेलल आती है तो फोकस पर गिर जाती है, पॉइंट साइज का इमेज वहां पर बनता है। नेचर कैसा रहेगा? जिधर से लाइट आई उसके ऑपोजिट में अगर कोई भी इमेज बनता है तो उसको रियल बोलते हैं और इन्वर्टेड बोला जाता है। रियल इन्वर्टेड उसका है। और जो है इमेज F2 पर बनेगा, तो सबको पता है F2 बोले तो फोकस पर बनेगा, फोकस इसको बोल सकते हैं, फोकस पर बनेगा। तो इस तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है तो उसका जो इमेज है वो कॉन्वेक्स लेंस में कहां पर बनता है भैया? F पर बनता है, फोकस पर बन जाता है। माना कि कहां पर रख दिया जाए? 2F1, 2F1 बोले तो C, सेंटर से पीछे कहीं भी है। लोकेशन पता है कहां पर है, एग्जैक्ट नहीं पता है कहां पर है, लेकिन सेंटर से पीछे कहीं पर रखा हुआ है। सेंटर से पीछे रखा तो एक तो रे सीधी जाएगी, टकराएगी और फोकस से, क्योंकि पैरेलल है, सीधी सी बात है, एक तो लाइन फोकस पर खत्म कर दो। यानी किसी भी इमेज को डायग्राम को बनाओगे तो एक लाइन जो सीधी आती है, जो पैरेलल आती है, वो फोकस पर जानी ही जानी है। तो एक गई, फोकस पर निकल गई, यहां पर हमारा 2F है तो यहाँ फोकस हो, F2 फोकस पर निकल गई एक लाइन। तो दूसरी लाइन जो ऊपर आई, ऑप्टिकल सेंटर पर कोई लाइन आएगी तो वो कहीं भी चेंज नहीं होगी, तो वो सीधी निकल गई। तो एक निकाल दी फोकस से, एक निकाल दी सीधी, और जो सीधी लाइन निकल के जाएगी वो सीधी लाइन इस फोकस वाली लाइन को यहाँ पर कहीं टकराएगी और यहाँ पर अपना क्या बन गया? इमेज। इमेज की साइज किस तरीके की दिखाई दे रही है? तो इमेज की साइज थोड़ी सी छोटी दिखाई दे रही है। इमेज की साइज जो है वो स्मॉल हो गई, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना नहीं आया, छोटा आया। ये आप भी बना सकते हो, छोटा ही आएगा। तो छोटा एक इमेज बन गया। बना कहां पर? उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है? तो 2F2 बोला तो C से पहले ही बन जाएगा। तो इसको 2F2 इसलिए बोला क्योंकि C इधर भी मान रहे थे, C इधर भी मान रहे थे, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसको 2F1 बोलते हैं, उसको 2F2 बोलते हैं, या इसको C1 बोल सकते हैं, उसको C2 बोल सकते हैं। तो C1 से पहले बनेगा। C1 से कहां तक? F से F2, यानी कि फोकस
और C2 के बीच में बनेगा, बिटवीन फोकस और 2F2 बोले तो C, तो F2 बोले तो फोकस, 2F2 बोले तो C, फोकस और C के बीच में। लेकिन उनकी नेमिंग है F2 एंड 2F2, इसलिए नेमिंग के हिसाब से हम रखते हैं कि F और 2F2 के बीच में रहने वाला है इमेज। मिरर के लेंस के दूसरी साइड बन रहा है तो रियल इन्वर्टेड रहने वाला है। यहाँ पर क्या था, देखो यहाँ भी रियल इन्वर्टेड था, यहाँ का क्या है, यहाँ भी रियल इन्वर्टेड है। तो जैसे ही आप लेफ्ट से राइट में आ जाओगे तो आपका इमेज जो है वो रियल इन्वर्टेड ही रहने वाला है, चाहे लेंस की बात करें चाहे मिरर की बात करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके तीसरे डायग्राम की, अगर ऑब्जेक्ट को किस पर रख दिया जाए, सी पर रख दिया जाए, तो सी पर रख दिया तो सी पर ही बनेगा। 2F1 पे रख दिया तो इमेज कहां बनेगा, 2F2 पर बनेगा। जैसे वहां पर सी पर रखते थे तो सामने सी पर ही बनता था। तो यहां पर देखेंगे एक लाइन सीधी आई, फोकस से निकल गई, आंख बंद करके निकाल दो, जैसे ही पैरेलल लाइन आएगी सीधी फोकस से बाहर, पैरेलल लाइन फोकस से बाहर यहां पर निकल जाएगी। दूसरी लाइन ओ से आई तो सीधी निकल गई, एक फोकस से बाहर एक ओ से सीधी, तो ये दोनों कहां पर जाके दिखाई देगी आपको, 2F2 यानी कि C2 पर। C1 पर कोई ऑब्जेक्ट है तो C2 पर डायग्राम बनने वाला इमेज। देखो एक्चुअल साइज जो उसकी है वो इसकी दिखी, तो साइज तो सेम रहेगी, स्मॉल साइज तो नहीं रहेगी, सेम ही रहेगी साइज, तो क्या रहेगी, सेम रहेगी साइज। नेचर वही रियल इन्वर्टेड रहेगा और ऑब्जेक्ट कहां पर बनेगा, इमेज F2 पर बनेगा, 2F2 पर यानी C2 पर बनने वाला है, दूसरे वाले सेंटर पर बनने वाला है, सामने वाले उसके। अगर ऑब्जेक्ट को F1 और 2F1 के बीच में रख दिया जाए, यानी C एंड F के बीच में कहीं पर रख दिया जाए, C और F के बीच में रख दिया तो F2 से बाहर बन जाए। C और F के बीच में रख दिया, यहां पर ऑब्जेक्ट को डाला, एक तो सीधी गई तो फोकस से, O से गई तो डायरेक्ट बाहर, कहीं भी रुके बिना, बिना ब्रेक की गाड़ी है ये, सीधी निकल जाती है। तो जब इन दोनों को मिलाया जाएगा तो ये 2F2 के भी कहीं आगे जाकर बनेगा, यानी दूसरे वाले सेंटर के भी आगे जाकर कहीं पर डायग्राम बनने वाला। तो इतने से डायग्राम को इतना बड़ा बन गया तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, इनलार्ज बोल सकते हैं, तो ये इनलार्ज हो गया। रियल इन्वर्टेड है क्योंकि इमेज उधर बन रहा है राइट हैंड साइड पर। और दूसरी बात 2F2 कहां पर बना, 2F2 के बियॉन्ड, 2F2 के भी बियॉन्ड, उसके भी बाद में वहां पर बना, तो 2F2 से पहले नहीं, 2F2 के बाद में यहां पर ये बनने वाला है। नेक्स्ट यदि हम बात करें ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख दो, तो इनफाइनाइट से आता है तो फोकस पर बनता है, फोकस पर रख दोगे तो कहां बनेगा, इनफाइनाइट। शॉर्ट ट्रिक देखो, फोकस पर रखा, सीधा गया, फोकस से निकल गई। ए से अगर ऊपर कोई लाइन जाती है तो बिना ब्रेक की गाड़ी है, बिना ब्रेक के निकल जाएगी। और ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हमेशा इक्वल चलेगा। तो पैरेलल अगर कोई लाइन बनेगी तो कहां पर जाके मिलती है पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस जॉइंट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर जाकर मिलेगी। तो इन्फिनिटी पर जाकर अगर कोई चीज मिलती है तो उसका इमेज जो बनेगा वो बहुत ज्यादा बड़ा, बहुत बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा। इमेज अगर राइट हैंड साइड पर बन रहा है तो रियल इन्वर्टेड रहेगा और मिलेगा कहां, इन्फिनिटी। कहां पर मिलेगा भैया, इन्फिनिटी पर मिलने वाला है। नेक्स्ट यदि हम बात करें इसका लास्ट जो केसेस रहेगा, स्पेशल केस है, क्योंकि इतना ज्यादा पास चलता नहीं फिर भी हमने रख दिया। कहां रख दिया ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को हमने F और O के भी आगे रख दिया, यानी फोकस से भी आगे बढ़ा दिया। फोकस से जब आप आगे बढ़ाएंगे तो एक लाइन सीधी जाएगी, जो सीधी कहां चली जाएगी, F2 पर, यानी फोकस पर चली जाएगी। दूसरी जो O से जाएगी वो भी सीधी निकल जाएगी। तो जब इन दोनों लाइन को देखोगे तो दोनों अपने रास्ते से दूर जा रही है, तो जब पैरेलल जाती है तो इन्फिनिटी पर मिलती है। लेकिन जब डायरेक्शन ही अलग अलग जा रहा है तो क्या कभी मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर पीछे लेकर जाना पड़ेगा। तो जब इसको पीछे लेकर के जाओगे तो पीछे इमेज बनेगा, किसके पीछे बनेगा, ऑब्जेक्ट के भी पीछे, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। कितना भी पीछे बन सकता है, जितना दूर जाएगा उतना पीछे बना देंगे, तो ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा, सीधी सी बात है, सेम साइड ऑब्जेक्ट के रहेगा। साइज कैसी हो गई, बड़ी हो गई, तो साइज एनलार्ज हो गई। और पीछे है, लेफ्ट साइड में रह गया अब हमारा जो इमेज है, तो वर्चुअल और इरेक्ट इसका रहने वाला। स्पेशल केसेस जनरली नहीं बनता, स्पेशल केसेस में बनेगा, क्योंकि वापस पीछे इमेज बनेगा तो किसे दिखाई देगा, इसलिए वो दिखता नहीं है, स्पेशल केस है। लेकिन सिलेबस में है इसलिए हम पढ़ते हैं, और सिलेबस में क्या प्रैक्टिकल लाइफ में है इसलिए हम पढ़ भी लेते हैं। देखेंगे
इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में हमने 6 टाइप पढ़े, कॉनकेव लेंस में क्या 6 टाइप पढ़ने पड़ेंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं से भी ऑब्जेक्ट आए, यहां से आए, यहां से आए, यहां से आए, यहां से टकराएगा कहां? पैरेलल। पैरेलल टकराता है तो एफ पर बनता है, सिंपल सी गणित। कोई भी लाइन पैरेलल आती है तो कहां बनता है? एफ पर इमेज बनेगा। कहां पर बनेगा? इमेज एफ पर बनेगा, क्योंकि लाइंस तो हमेशा ही दूर दूर चली जाएगी। तो इन्फिनिटी पे 8 इन्फिनिटी, 8 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे अगर आप आ गए हो तो इन्फिनिटी से अगर आप कोई भी लाइन डालोगे, इन्फिनिटी से आई लाइन, टकराई, टकरा कर कहां चली गई? ऊपर चली गई। इन्फिनिटी से लाइन आई, टकरा कर ऊपर चली गई, नीचे आई, टकराई, बाहर चली गई। तो जब बाहर जाएगी तो इमेज नहीं बनेगा, तो उनको पीछे जब खींच के लाएंगे तो कहां? कोई भी पैरेलल लाइन जाएगी, कहीं से भी कोई पैरेलल लाइन आती है, टकराती है तो फोकस पर जाएगी। पैरेलल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो फोकस पर जाएगी, दोनों लाइन पैरेलल है, फोकस पर टकराया, इमेज कहां बना? पीछे बना, तो वर्चुअल इरेक्ट हो गई। और साइज क्या हो गई? बहुत ज्यादा छोटी, क्योंकि यहां बना, पॉइंट साइज है तो बहुत ज्यादा छोटी, हाईली डिमिनिश्ड साइज बन गई। और पोजीशन क्या रहेगी? फोकस पर जाकर बनने वाला। तो कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट को हम रख देंगे तो उसकी लगभग लोकेशन क्या रहेगी? फोकस पर रहेगी, क्योंकि हमेशा एक पैरेलल आएगा और पैरेलल जो लाइन चलती है वो फोकस पर डायग्राम बनाती है। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं रखा है, पहले सिर्फ कहीं से था, ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा था तो रेज आ रही थी, अब ऑब्जेक्ट आ गया, एक रे तो सीधी आएगी जो फोकस पर जाएगी, एक रे जो ओ से जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, तो बिना ब्रेक की गाड़ी है वो तो आगे चली ही गई। तो जो बिना ब्रेक की गाड़ी गई वो तो चली गई, एक चली गई फोकस पे, दोनों कहां मिल रहे हैं? फोकस और ओ के मिड में। तो F1 और O के बीच में कहीं बनेगा। साइज कैसी है? इतनी से थोड़ी छोटी हो गई, साइज थोड़ी सी कम हो गई तो वेरी स्मॉल हो गई साइज, और पीछे ही बन गया तो वर्चुअल इरेक्ट रहने वाला है। तो ये इसके 2 केसेस हैं, स्पेशल केसेस होते हैं, दोनों केस में आप पढ़ सकते हैं। साइन कन्वेंशन देख सकते हैं, जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड में जाते जाएंगे, लेफ्ट साइड में जैसे जाते जाएंगे नेगेटिव चलेगा, राइट साइड में चलोगे पॉजिटिव चलेगा। ऊपर एक्सिस से ऊपर जब आप जाएंगे तो पॉजिटिव एक्सिस चलेगा, एक्सिस से नीचे अगर आप जाते जाएंगे तो क्या चलेगा? नेगेटिव चलेगा। एक्सिस से नीचे हमेशा नेगेटिव चलेगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम रखते हैं तो ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड प्लेस किया जाता है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में काउंट होती है। और इमेज अगर हमारा कहां बनता है? जनरली जो इमेज है लेंसेज में वो राइट हैंड साइड पर बनता है, और राइट हैंड साइड पर हमारी जो पोजीशन होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है, राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव। तो इमेज की जो अगर हमसे डिस्टेंस पूछी जाएगी कि इमेज कहां बन रहा है, कितना दूर बन रहा है, तो वो हमारा पॉजिटिव यहाँ पर रहने वाला है। लाइट कहां पर जा रही है? तो पॉजिटिवली हमारी लाइट जा रही है। देखो साइन कन्वेंशन सिमिलर टू दैट स्फेरिकल मिरर, ओनली द डिफरेंस इज दैट ऑल द मेजरमेंट आर मेड फ्रॉम द ऑप्टिकल ओ। सारे मेजरमेंट ओ से लिए जाएंगे, वहां पर पोल से लिए जाते थे, यहाँ पर ओ से लिए जाएंगे। तो इतना सा डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस इसमें और उसमें नहीं है। और सीधी सी बात है, राइट हैंड साइड पर सब पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड पर सब नेगेटिव, ऊपर सब पॉजिटिव, नीचे सब नेगेटिव। तो यही आपका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देंगे हम। लेंस फॉर्मूला, तो जैसा हमने क्या पढ़ा था, जैसा हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था 1/f = 1/v + 1/u पढ़ा था, यहां पर भी वैसा का वैसे सेम टू सेम फॉर्मूला हम पढ़ेंगे। लेंस फॉर्मूला, इसमें और उसमें डिफरेंस क्या? उसमें प्लस आ रहा था, इसमें नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो इसको पढ़ने के तरीका क्या है? 1/f = 1/v - 1/u। नाम सबके सेम, f बोले तो फोकस हो गया, u बोले तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, और v बोले तो डिस्टेंस ऑफ इमेजेस हो गया। कहां से डिस्टेंस? o से, डिस्टेंस हमेशा o से। और f निकालेंगे तो r/2। हमें हमेशा पता होती है कि फोकस क्या होता है? रेडियस का आधा होता है, फोकस में से रेडियस का आधा होता है। तो लेंस फॉर्मूला भी उतना ही आसान है जितना मिरर फॉर्मूला था। जब इसके क्वेश्चन हम बुक के पीछे के करेंगे तो वहां से इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। नेक्स्ट यदि हम इसकी बात करें, देखेंगे मैग्निफिकेशन। तो क्या मैग्निफिकेशन हम मिरर में पढ़ के आए हैं क्या? मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर हमने पढ़ा, ऐसे मैग्निफिकेशन लेंस का भी पढ़ना है। तो वहां क्या किया था? h'/h, सेम यहाँ h' क्या होगी? हाइट ऑफ इमेज, और h क्या होगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की हाइट और मिरर की हाइट का रेशियो ही क्या होता है? हमारा मैग्निफिकेशन होता है। कितना मैग्निफिकेशन होगा? तो h' इमेज ऑफ हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से, h इमेज ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट
वो भी प्रिंसिपल एक्सिस से, ऊपर है तो ऊपर, नीचे तो नीचे, जनरली इसी तरीके से करेंगे। और इसको ऑल्सो रिलेटेड टू यू एंड वी, यू और वी से भी इसको लिख सकते हैं, एम इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू। वहां पर भी कैसा फॉर्मूला देखा था क्या? यस देखा था, वहां पर भी माइनस में हो जाता है। बाकी सब कुछ सिमिलर यहाँ पर रहने वाला है। देखेंगे m को h डैश अपॉन h या v अपॉन u भी लिख सकते हैं। इफ मैग्नीट्यूड 1 के बड़ा है, 1 से भी बड़ा है, तो इमेज बहुत ज्यादा छोटी होगी। मैग्नीट्यूड अगर m की वैल्यू अगर इमेज के बराबर है, 1 है, तो बराबर बन जाएगी, और 1 से छोटी तो इमेज से, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा ऑब्जेक्ट इमेज उसका बनने वाला है। तो ये इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वो हम देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें, फ्यू टिप्स टू रिमेंबर साइन। साइन कैसे याद रखोगे? साइन के लिए टिप्स की जरूरत ही नहीं पड़ती हमारे को। साइन कैसे? ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रहेगा, तो डिस्टेंस जब भी रहेगी ऑब्जेक्ट की वो हमेशा नेगेटिव रहेगी। हाइट जब भी रहेगी ऑब्जेक्ट की, ऊपर रखा हुआ है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अगर नीचे चला गया ऑब्जेक्ट, इमेज उसका, तो इमेज की जो हाइट होती है अगर नीचे चला गया प्रिंसिपल एक्सिस से, नेगेटिव रहेगी। जो हमारा ऑब्जेक्ट वो हमारा लेफ्ट में, जो हमारा इमेज है वो हमारा राइट में अगर चला गया, तो राइट में चला गया तो डिस्टेंस पॉजिटिव होगी। तो राइट राइट सब पॉजिटिव, लेफ्ट लेफ्ट सब नेगेटिव, ऊपर ऊपर सब पॉजिटिव, नीचे नीचे सब नेगेटिव। ये सारी चीजें पढ़ने की कोई जरूरत हमारे को नहीं है। पावर ऑफ लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस की पावर कितनी होती है? द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे अचीव बाय अ लेंस इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। कितना किया इसने, डिमर्ज किया या जो हमारा डाइवर्स किया, कन्वर्स किया, जो भी किया, कितना किया, उसी को उसकी शक्ति बोला जाएगा, उसी उसकी पावर बोला जाएगा। पावर को निकालने का फॉर्मूला 1/f। पावर को निकालने का फॉर्मूला 1/f। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय p। p से रिप्रेजेंट करेंगे और फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल p इज इक्वल टू 1/f। तो यहां से पावर निकल जाएगी, बहुत आसान है। if f is given in centimeter then p is equals to 100/f। क्यों? अगर f को किस में दिया है? सेंटीमीटर्स में दिया है, तो मीटर में कन्वर्ट उसको करना पड़ेगा। तो 100/f से आप इसको निकाल सकते हो। वैसे 1/f है, वैसे 100/f है अगर सेंटीमीटर में गिवन है तो। ऐसा यूनिट पावर की क्या होती है? डायोप्टर होती है। ये बुक में दिया हुआ है आपको, और सिर्फ यूनिट पूछेगा जब अपना आंसर निकलेगा कोई भी पावर का, तो उसके पीछे डायोप्टर आपको लगाना पड़ेगा, डी लगाना पड़ेगा। इन द सेंस कैपिटल डी आप लगा दो, 1 डायमीटर 1/1 मीटर, तो मीटर इनवर्स इसकी यूनिट यहाँ पर होने वाली है। 1 डायमीटर को 1 मीटर स्क्वायर भी, 1 मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं। तो ये कोई ज्यादा वो ऐसा इशू है नहीं, डायप्टर आपको डी याद रखना है, कोई भी यूनिट लगेगी तो डी लग जाएगा। पावर कॉन्वेक्स लेंस और कंजर्वेटिव लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। पावर हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव। पावर नेगेटिव नहीं लगती है, क्योंकि पावर लग रही है और लगने वाली चीज पॉजिटिव है, नहीं लगने वाली होती है ना, लगने वाली सब चीज पॉजिटिव होती है। तो एफ हमेशा क्या रहेगा? हमारा पॉजिटिव रहने वाला है, या पावर हमेशा जो है पॉजिटिव रहेगी। नेक्स्ट देखो, पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ डाइवर्जिंग लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। जो कॉन्केव लेंस है उसकी जो पावर है हमेशा क्या रहेगी? वो नेगेटिव रहेगी। तो कॉन्वेक्स में हमेशा पावर पॉजिटिव में आएगी, कॉन्केव में हमेशा पावर कहां आएगी? नेगेटिव में। नेगेटिव में क्यों आई सर? देखेंगे यहां से आप देखो कि हम पैरेलल आए, अब पैरेलल आए तो टकराकर कहां जाना चाहिए हमें? फोकस पर। अब कॉन्केव लेंस है तो फोकस कौन सा मिलेगा? लेफ्ट साइड डायरेक्शन में मिलेगा, और लेफ्ट साइड डायरेक्शन में हमेशा क्या होता है? फोकस नेगेटिव होता है, क्योंकि फोकस हमेशा नेगेटिव, तो पावर उसकी क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। इफ एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैव मेनी लेंसेज देन नेट पावर विल बी, तो सबकी पावर प्लस होकर हुए चलती है। तो अगर कॉन्केव रहेगा तो हमारा नेगेटिव में पावर चलेगी, और कॉन्वेक्स रहेगा तो हमारा पॉजिटिव में यहाँ पर पावर हमेशा रहने वाली है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, आई थिंक दिस इज लास्ट टॉपिक, दिस इज द लास्ट टॉपिक। यस, ये टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक था। यहाँ पर ये हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म हो चुका है, और अब हम जो है इसी चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो चलिए करते हैं हम शुरू आगे इसके। ऐसे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को हम शुरू कर रहे थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। एक क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है कि इनमें से 4 ऑप्शन आपको दिए और चारों में से पूछा गया है कि बताओ इनमें से कौन लेंस नहीं बना सकता है। इनमें से किससे लेंस नहीं बनेगा? वाटर। क्या वाटर लेंस का काम करेगा क्या? यस, वाटर लेंस का काम करेगा। जहां रिफ्लेक्शन होता है वहां लेंस आप आसानी से देख सकते हैं।
तो वाटर में आराम से लाइट गिरे जा सकती है, ग्लास कांच में भी आसानी से जा सकती है। प्लास्टिक, प्लास्टिक कौन सी होगी, अगर ट्रांसपेरेंट है तो यस जा सकती है। क्ले, मिट्टी, क्या मिट्टी में कोई लाइट गिरे जा सकती है क्या? रिफ्लेक्ट, हाँ अगर शाइनी सरफेस कर दो तो रिफ्लेक्ट हो सकती है, लेकिन रिफ्रैक्ट नहीं हो सकती है, तो रिफ्रैक्शन वहां पर नहीं होगा। इसलिए यहां पर जो है वो पूछ रहा है कि कौन नहीं करेगा लेंस का काम, तो लेंस का काम कौन नहीं कर सकता है, क्ले जो है हमारा लेंस का काम नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी है। वेयर शुड बी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कहां होनी चाहिए, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर होनी चाहिए, नहीं, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखोगे तो इमेज जो है, और कॉनकेव मिरर है तो हम बना के देख लेते हैं इसका। कॉनकेव मिरर बना लेते हैं, ये प्रिंसिपल फोकस बना लिया हमने, यहां पर हमारा पोल होगा, यहां से कोई रे आएगी, यहां से हमारी कोई रे आई, टकराई, कहीं से भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो रे कुछ इस तरीके से आने वाली। बोल रहा है इमेज कैसा बन रहा है, इमेज बन रहा है वर्चुअल इरेक्ट, तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज हमारा मिरर के पीछे बनेगा। किस तरीके से बनेगा, देखो यहां पर कोई रे आई, टकराई, टकरा कर कहां जाएगी, कोई भी रे फोकस पर जाती है, दूसरी रे आएगी और पोल से टकराएगी, और इमेज का बन रहा है वर्चुअल यानी पीछे बन रहा है साइज में बड़ा, तो साइज में बड़ा यानी एक लाइन तो ये होगी, तो दूसरी लाइन कौन सी हो सकती है, तो दूसरी लाइन ऊपर तभी जाएगी जब यहां पर कहीं से क्या आएगी, यहां पर पोल पर कोई लाइट रे आए और पोल पर आकर आई आर से टकरा जाए, कुछ इस तरीके से रे होनी चाहिए। और इस तरीके से आने के लिए इसको बहुत पास से आना पड़ेगा, और पास से ये कहां से आ जाएगी, पास से हमारे पास आ जाएगी कि हमारा जो फोकस है और जो हमारा पोल है उसके बीच में कहीं ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो अगर फोकस और पोल के पास या फोकस और पोल के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट अगर रहने वाला है तो इमेज कहां बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा। मिरर के पीछे तो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, और अगर उसका साइज इतना है, ये साइज है, तो यहां पर साइज कितना हो गया, तो यहां पर बना, यहां पर ए डैश बी डैश बन गया। तो देखो वर्चुअल भी है, इरेक्ट भी है, और हमारा लार्जर देन ऑब्जेक्ट भी रहने वाला है। तो आसानी से इसको लगा देंगे कि बिटवीन पोल एंड द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। तो फोकस और पोल के बीच में रहने वाला आसान सा क्वेश्चन था। हमने रे डायग्राम सारे लेंस के कवर किए इसी लेक्चर में, तो वहां से हम देख सकते हैं ये हमने केस वहां पर पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रखना, कभी भी साइज, सेम साइज का जो अगर मिरर में इमेज पूछा गया है, लेंस में भी इमेज सेम साइड का पूछा गया है, मिरर में भी अगर सेम साइड का पूछा गया है, तो पोजीशन हमेशा क्या रहती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही रहती है। हमेशा ध्यान रखना, आप ये आपको हमेशा याद रखना है। पूछा कौन है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स बना लिया हमने। यहां पर देखेंगे, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहां पर कहीं इस वाले के लिए फोकस होगा, यहां पर ये F1 है, तो ये 2F1 बोल सकते हो, या फिर सी भी इसको बोला जा सकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको बोला जा सकता है। तो यहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो ये टकराया, टकराएगा, कोई भी पैरेलल जाएगा और कहां बन जाएगा, 2F1 सॉरी F2 पर यहां पर बनना चाहिए। दूसरा बोल रहा सेम साइज का बनाओ, तो यहां से अगर ऑप्टिकल सेंटर पर कोई लाइन जाएगी तो बिना कहीं घूमे हुए बाहर निकल जाएगी। क्यों, ऑप्टिकल सेंटर पर अगर कोई रे जाती है तो अपने पाथ में चेंजेस नहीं करती है, तो पाथ में चेंजेस नहीं करेगी तो इमेज बन गया यहां। तो जिस साइज का अप्रोक्स हमारा ऑब्जेक्ट था उसी साइज का लगभग यहां पर हमारा क्या बन गया, इमेज बन गया। तो बोल क्या रहा है, सेम साइज का बनना चाहिए, रियल इमेज बनना चाहिए, बस यही पूछ रहा, तो हमने बना के दिखा दिया। तो वो कहां पर बनेगा,
नहीं सॉरी, यहां नहीं बनेगा। एट द पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल फोकस नहीं, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, फोकल का ट्वाइस 2f, तो बी हमारा यहाँ आंसर होने वाला है सही आंसर। ये कहां बनेगा? 2f पर बनेगा। 2f को क्या बोल सकते हो आप? सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आप इसको बोल सकते हो। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। The question is a spherical mirror and a thin spherical lens have each of a focal length -15 सेंटीमीटर। दोनों की फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए? -15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बताओ कौन सा वाला वो मिरर होगा और कौन सा वाला लेंस होने वाला है। देखो माइनस बोल रहा है तो फोकल लेंथ, ये मिरर, इसकी फोकल लेंथ इधर रहेगी। क्यों? कॉनकेव है, ये मिरर बनाया हमने, तो ये कॉनकेव है, तो कॉनकेव में फोकल लेंथ हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगी। यहां मान लो फोकल लेंथ है तो यही वाली लेंथ को तो बोला गया है 15 और माइनस बोला गया है, इसका मतलब इधर ही चल रहा है। तो लेंस कौन सा हो गया भैया? सॉरी मिरर कौन सा हो गया भैया? कॉनकेव हो गया। हमें पूछ रहा है कि ऐसा लेंस भी बताओ, तो लेंस भी बता देंगे। ये वाला जो लेंस रहेगा, ये फोकस हो गई, ये वाला जो लेंस रहेगा ये टकराकर बाहर जाएगा और पीछे चलता 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 फोकस पर के टकराएगा। कैसी तरीके के इमेज बनते हैं क्या? यहां भी फोकस माइनस में, इस साइड जो फोकस रहेगी सब माइनस में रहेगी, नेगेटिव। क्यों? उधर कब जाता है? जब कॉनकेव लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। यहां से हम गए, यूं टकराए और ये निकल जाते हैं। तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो यहां पर ये फोकस पॉजिटिव होने वाला है, लेकिन राइट से लेफ्ट की तरफ अगर हम आते हैं तो फोकस क्या होने वाला है? नेगेटिव होने वाला है। तो अगर फोकस नेगेटिव है तो दोनों ही लेंस कौन से होने वाले हैं? दोनों ही, मतलब एक लेंस और जो हमारा मिरर है, दोनों ही क्या होने वाले हैं? कॉनकेव होने वाले हैं। इसके लिए जो आंसर आएगा, पहला वाला आंसर इसका, द करेक्ट आंसर इज 4th। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। पूछ रहा है कि फर्क नहीं पड़ता है कि कितना दूर आप इमेज से, मिरर से खड़े हुए हो, कितनी दूर खड़े हो सकते हो आप। बोल रहा है योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, आपकी इमेज क्या होनी चाहिए? इरेक्ट होनी चाहिए। तो इरेक्ट इमेज किस किस में बनती है? प्लेन में यस बनती है, कॉनकेव में, कॉनकेव में इरेक्ट इमेज नहीं बनती। हमने सारे केसेस पढ़े हैं तो कॉनकेव में इरेक्ट इमेज नहीं बनती है। कॉन्वेक्स में भी बनती है और डी पार्ट दिया है आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, तो ये वाला इसका राइट आंसर रहने वाला है, इसको मिटा दिया जाए। यही ऑप्शन वहां पर दिए हुए हैं, तो राइट आंसर प्लेन भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है, क्योंकि इरेक्ट इमेज पूछ रहा है तो वहां पर इरेक्ट इमेज जो रहेगी वो हमारा कॉन्वेक्स में और जो हमारा प्लेन उसमें रहेगी। कॉनकेव में तो हमारी जो इमेज है वो इरेक्ट नहीं होकर इन्वर्टेड हो जाती है, रियली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following lens would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary? डिक्शनरी जब आप पढ़ते हो तो बहुत छोटा 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 चीटियों जैसा लिखा होता है, उसको पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मैग्नीफाइंग ग्लास लेना पड़ता है। मैग्नीफाइंग ग्लास अगर आप लोगे तो बोल रहा है कौन सा लेंस लो, तो कौन से लेंस के मैग्नीफाइंग ग्लास बनते हैं? मैग्नीफाइंग मतलब मैग्नीफाई करके दिखाएं। मैग्नीफाई करके कौन दिखाता है? कॉन्वेक्स लेंस दिखाता है। क्या दिखाता है? कॉन्वेक्स लेंस। तो ये तो समझ में आ गया कि कॉन्वेक्स लेंस लेना। अब बोल रहा है कि साइज भी बताओ, तो ऐसा कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसका मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा। ये हमने मैग्निफिकेशन फॉर्मूले से देखा है। तो जिसकी फोकल लेंथ कम, जिसकी फोकल लेंथ कम उसका मैग्निफिकेशन, उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा? ज्यादा। तो यहां पर कॉन्वेक्स लेंस के कितने ऑप्शन है? एक तो ये वाला है, एक ये वाला है। दो जगह आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है। ऊपर वाले लेंस में 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा होता है। 50 सेंटीमीटर पे आप देखोगे तो इमेज ही नहीं बन पाएगा। तो आपको जो लेना है 5 सेंटीमीटर वाला लेना है। 5 सेंटीमीटर का आपको फोकल लेंथ वाला कॉन्वेक्स लेंस लेना है और उससे आप आसानी से किसी ऑब्जेक्ट को डिक्शनरी से देख पाएंगे। वहां से आने वाली लाइट को डायरेक्ट वो आपकी आंखों में पहुंचा देगा। 5 सेंटीमीटर वाला। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज we wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 cm. What should be the range of distance of the object from the
मिरर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर, ड्रॉ रे डायग्राम। बहुत सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में पूछ लिए गए, लेकिन पहली लाइन क्या बोलती है? पहली लाइन हमारे को बोलती है, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। पहली लाइन बोलती है वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर यूज करना है साहब। क्वेश्चन को यही सोल्व कर दिया गया है एक ही लाइन में। कॉनकेव मिरर कैसा होता है? कैसा होता है? क्या क्या ये कॉनकेव मिरर है क्या? यस, जिसमें केव वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं। बोल रहा है उसमें हमें कौन सा इमेज चाहिए? इरेक्ट इमेज चाहिए। अब इरेक्ट इमेज कौन सा होता है? इरेक्ट इमेज जो मिरर के पीछे बनता है। इरेक्ट इमेज मिरर के पीछे प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनता है, और यूजिंग अ कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ 15। इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 15 है। फोकल लेंथ 15 हो गई। अब वो बोल रहा है व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। यहां से कितना दूर पर क्या होना चाहिए? हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब पोल से कितना दूर पर ऑब्जेक्ट हम रख सकते हैं। तो एक बात हमने आपको सिखाई थी, आपको याद होगा कि हमने जब अभी लेंस को खत्म किया यहाँ पर, तो वहां पर हमने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी कभी इरेक्ट इमेज अगर मिरर में, कॉनकेव में, मिरर में, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था शायद इसको, मिरर में जब हमने पढ़ा था कि जब भी कभी अगर इमेज क्या बन रहा है, इसमें इरेक्ट बन रहा है, तो एक ही केस था वो जहां पर इरेक्ट बन रहा था। इरेक्ट कब बनता है? जब आप फोकस से पोल के बीच में कहीं रखते हो। तो रेंज क्या हो सकती है? तो पहला आंसर इसका आ गया अपने को, व्हाट शुड बी द रेंज। तो रेंज क्या हो सकती है? रेंज हो सकती है 0 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। भाई ज्यादा से ज्यादा उसको आप फोकस तक रख सकते हो। फोकस पर भी नहीं बनेगा, लेकिन फोकस से थोड़ा सा जैसे आप आगे जाएंगे, फोकस से, क्योंकि फोकस पर रखते हैं तो पैरेलल बनता है, पैरेलल जाता है तो इन्फिनिटी पर बनता है, तो इससे थोड़ा सा आगे, तो ये इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड नहीं है। इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जैसे आप यहां पर ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखेंगे, यहां रख दिया मान लो मैंने, तो ये 0 से 15 के बीच में आएगा। अब यहां जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो एक लाइन डाली सीधी, जो पैरेलल जाएगा सिंपल सी बात है फोकस से होकर निकलेगा। तो एक बात ये हो गई। दूसरा गया पोल पे, बाहर निकल गया। दोनों दूर दूर डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे ही दोनों दूर दूर डायरेक्शन में जाएंगे तो ये कहां मिलना चाहिए? पीछे कहीं मिलना चाहिए। यहां मिला, इसको मिला दो, तो ये इरेक्ट इमेज बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। आगे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द नेचर? तो इरेक्ट बन रहा है, क्योंकि जब हमने फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो इरेक्ट बनेगा। इज द लार्जर और स्मॉलर? तो क्या ऑब्जेक्ट के बराबर है क्या? नहीं, ऑब्जेक्ट से तो बहुत बड़ा है, तो लार्जर होगा। तो लार्जर हो गया। उसके बाद बोल रहा है देन फाइंड द ऑब्जेक्ट, ड्रॉ रे डायग्राम। रे डायग्राम ने यहाँ पर बना दिया है, इसको थोड़ा सा अच्छा और बना दिया जाए अगर, तो रे डायग्राम भी इसका बना देते हैं। यहां से हमने ले लिया एक मिरर। मिरर कौन सा लिया है भैया? कॉनकेव मिरर हमने यहां पर लिया है। कॉनकेव मिरर हमने जब यहां पर ले लिया, तो इसका कहीं यहां पर पोल है, पोल से यहां पर इसका कहीं फोकस मान लेते हैं, यहां पर इसका फोकस मान लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट को कहां रखना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट को भैया आपको रखना पड़ेगा हमारा पोल और फोकस के बीच में कहीं पर, पोल और फोकस के बीच में कहीं पर। तो पोल और फोकस के बीच में मान लो मैंने यहां रख दिया इसको, पोल और फोकस के बीच में यहां मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब ऑब्जेक्ट को मैंने यहां रख दिया, तो ऑब्जेक्ट यहां से सीधा जाएगा, वो टकराएगा। जैसे ही टकराएगा वैसे ही वो कहां चला जाएगा? फोकस पर होकर बाहर निकल जाएगा। क्या निकल गया? क्या फोकस पर होकर के बाहर? तो जैसे ही फोकस पर होकर वो बाहर निकला, तो इधर तो नहीं बना। दूसरा गया पोल पर, जिस एंगल से पोल पर जाएगा उसी एंगल से क्या होगा? रिटर्न, क्योंकि आई इज इक्वल टू क्या होता है? आर होता है। तो जिस एंगल से आया उसी एंगल से रिटर्न हो गया। अब इसके इंडिकेशन साइन लगा देंगे आपके लिए। तो यहां तो ये नहीं बन पा रहा है, तो फिर कहां बनेगा? तो फिर भैया ये बनेगा मिरर के पीछे। मिरर के पीछे ले जाओ इसे, मान लो यहां तक ले गए, इस वाली लाइन को भी ले जाओ, सही जगह पहुंचा हमने उसको। तो देखो जब इन लाइनों को पीछे बढ़ाया गया तो पीछे बना, पीछे बनता है तो इरेक्ट बनता है और वर्चुअल इमेज बनता है। तो उसका जो
आपसे नामकरण पूछा गया तो हम बता सकते हैं कैसा। देखो यहां से एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सीधा गया, टकराया, फोकस पर होता हुआ बाहर निकल गया। पोल पर गया तो आई इज इक्वल्स टू आर बना और ये यहां से बाहर निकल गया। जब इनको पीछे मिलाया गया तो यहाँ पर कहीं आकर मीट करते हैं और ऑब्जेक्ट को बना देते हैं। यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, ये ए डैश बन गया, ये बी डैश बन गया। तो साइज क्या हो गई, बड़ी हो गई। उसने सारी जो चीजें पूछी क्या हम बता पाए क्या? देखो उसने पूछा था कि रेंज क्या होगी, तो हमने रेंज यहाँ पर बता दी आपके लिए 0 से 15 होगी, इसमें 0 और 15 इंक्लूड नहीं है। आगे उसने पूछा फ्रॉम द, ठीक है, व्हाट इज द नेचर, नेचर उसने पूछा तो हमने बता दिया कि इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगी। इज द इमेज लार्जर, यस लार्जर बनेगी। ड्रॉ अ रे डायग्राम, तो हमने उसका रे डायग्राम भी यहाँ पर आपको बना करके बता दिया है। तो आसानी से इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या बोलता है क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ द मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। कुछ सिचुएशन दी गई और पूछा गया है कि बताओ इनमें से कौन से टाइप का मिरर यहां पर यूज किया गया है। तो पहले हम पूछ लिया उसमें हेडलाइट्स ऑफ अ कार, देखेंगे सॉल्यूशन में उसने ए में पूछा है कार की हेडलाइट्स कौन से मिरर की। तो कार की या कोई भी व्हीकल की जो हेडलाइट्स होती है वो इस तरीके से बनाई जानी चाहिए कि वहां पर जो लाइट की रेज आ रही है वो रिफ्लेक्ट होकर क्या हो जाए, स्प्रेड हो जाए, तो स्प्रेडिंग हो जाए वहां पर, है ना। तो स्प्रेडिंग किस में होती है, अपने कॉनकेव में होती है। किस में होती है भैया? कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर क्या करता है, डाइवर्स कर देता है। डाइवर्सिफाई मतलब बहुत दूर दूर उसको भेज देगा। तो यहाँ पर हेडलाइट जो है उसका क्यों क्यों भेज देता है, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन, इसका जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जो लाइट का जो बल्ब लगा होगा वो फोकस के और पोल के बिल्कुल नजदीक लगा होगा, यानी फोकस और पोल के बीच में कहीं पर लगा है, मतलब पोल के पास में। तो जैसे वो टकराएगा उसका इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगा, पीछे बनेगा, और जहां बनेगा तो वो ज्यादा एरिया वहां पर कवर कर पाएगा। तो वो लास्ट में उसने पूछा भी सपोर्ट योर आंसर विद रीजन, तो हम बता सकते हैं कि हम क्यों कौन क्यों इसको लिख रहे हैं। बी वाले पार्ट में बोल रहा है साइड रियर व्यू मिरर। जो साइड मिरर होते हैं गाड़ी में या जो रियर व्यू मिरर जिसको बोला जाता है वो किससे बना होता है? वो बना होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर से। कॉन्वेक्स से क्यों बना हुआ है सर? कॉन्वेक्स क्या होता है? कॉन्वेक्स क्या करता है, बड़ी सारी रेस को लाकर छोटी सी जगह में लाकर दे देता है। तो हमारा जो साइड मिरर होता है इतना सा ही होता है, छोटा सा 4-5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर से ज्यादा क्या होता होगा। तो वो छोटे से एरिया में लाके डाल रहा है। तो छोटे से एरिया में लाके कैसे डाल सकता है, क्योंकि क्या करता है, इमर्स करता है, लाइटों को लाकर जोड़ देता है, छोटी सी जगह में लाके दे सकता है इमेज फॉर्मेशन। तो बड़ा सारा साइड व्यू मिरर क्या काम करता है, पीछे से पूरी बड़ी सी कार आ रही है और पूरी गाड़ी को, पूरी कार को छोटे से मिरर में आप देख सकते हैं। तो वाइड बहुत ज्यादा सारी चीजों को वो आपस में लाके दिखा देता है हमारे को। तो वो कॉन्वेक्स मिरर हमारा होता है। दूसरा पूछ रहा है सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस क्या भाई, ए बी सी। सोलर फर्नेस क्या होती है, जहां पर सोलर प्लेट्स लगी होंगी। अब सोलर प्लेट्स में क्या होगा, कोई लाइट आई वो सारी में फैल जानी चाहिए। तो फैलाने के लिए हमारा वापस से क्या हो गया भैया, कॉनकेव मिरर हो गया। तो बहुत आसान सा एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, उसके आसान आसान हमने आंसर देके उसको एक्सप्लेन भी हमने कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, क्वेश्चन कहता है 1/2 ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। एक कॉन्वेक्स लेंस आधा ब्लैक पेपर से छुपा हुआ, ढका हुआ है। विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या ये कंप्लीट इमेज बना सकता है क्या? वेरीफाई आंसर्स विद एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। तो वेरीफाई करेंगे इसके आंसर्स को, हम यहां पर बना के देख लेते हैं फटाफट से। देखेंगे कि सबसे पहले तो क्या बनाओ, एक सॉल्यूशन में सबसे पहले बनाओ एक लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए बोल रहा है, यस कॉन्वेक्स लेंस के लिए बोल रहा है। तो कॉन्वेक्स लेंस हमने बनाया, कॉन्वेक्स लेंस बनाया तो एक प्रिंसिपल फोकस बना देते हैं। प्रिंसिपल फोकस बनाते हैं, इसकी रेंज दे देते हैं यहां पर इसकी, और यहां पर इसका ओ पॉइंट हमने दे दिया। ओ बोले तो ऑप्टिकल सेंटर यहां पर बोल दिया है हमने इसको। उसने बोला है कि इसको क्या करो, हाफ कवर करो। हाफ कवर कर लो, किससे? ब्लैक कलर। ब्लैक कलर यहाँ दिखेगा नहीं, हम और कोई कलर से कर देते हैं इसको कवर, रेड कलर से कर दें। रेड कलर से इसको कवर कर दिया।
ठीक है, ये ऊपर वाला जो हमने, तो यहां पर लिख सकते हैं आप कि हमने क्या कर दिया है, कवर अपर साइड हाफ ऑफ मिरर, सॉरी हम लेंस पढ़ रहे हैं, लेंस, और लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस का हमने अपर पार्ट को क्या कर दिया भैया, कवर कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लानी है लाइट की कुछ रेज, और ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहीं भी इसमें कहीं भी रख दो आप, ऑब्जेक्ट मैंने यहां रख दिया, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको ए बोल देंगे, इसको बी बोल देंगे, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो सीधी सी बात है, यहां कहीं इसका फोकस होगा, यहां से कुछ लाइट रेज जाएंगी। अब वैसे तो हम डायरेक्ट पैरेलल भेजते हैं जो फोकस पर निकलती है, लेकिन यहां तो ब्लैक पेपर लगा हुआ, तो अब समझने वाली बात यहां पर सिर्फ इतनी सी है, तो क्या ये एक लाइट यहां से भेज रहा है, नहीं, हम स्टडी एक लाइट पर करते हैं, लाइट्स तो बहुत सारी जा रही होगी, बंडल जा रहा होगा पूरा एक फोटॉन्स का, तो यहां से सीधा जा रहा है, और क्या जा रहा होगा, नीचे भी जा रहा होगा, यूं भी जा रहा होगा, यूं भी जा रहा होगा, बहुत सारी रेज यहां से निकल रही होगी और लेंस पर टकरा रही होगी। हम कुछ एक या दो रेज का स्टडी यहां पर करते हैं, तो एक रे तो हम यहां से फोकस से उतार दें, एक रे तो कहां चली गई, फोकस से होकर चली गई। जैसे ही कोई रे फोकस से जाएगी, जैसे ही कोई रे कहां जाएगी, फोकस से जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्यों, जो पैरेलल आती है वो कहां चली जाती है, फोकस पर चली जाती है। ठीक है, लगभग ऐसा मान सकते हैं पैरेलल है ये। तो हमने क्या डाला, एक फोकस पर डाली तो वो पैरेलल चली गई, एक फोकस से थोड़ा ऊपर डाल दो, एक फोकस से थोड़ा सा ऊपर डाल दो, तो जो पैरेलल फोकस से थोड़ा ऊपर डालोगे वो टिल्ट होगी, क्योंकि फोकस पर जाती है वो पैरेलल होती है, जो फोकस पर नहीं जाएगी वो तो टिल्ट होगी ना, वो टिल्ट होकर इसको कहीं पर काट देगी। तो क्या काट दिया, क्या देखो काट दिया इसको, तो क्या बना, यहां से अपन गए और यहां पर कहीं इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, यहां पर कहीं इसका ऑब्जेक्ट बन गया, तो इमेज फॉर्मेशन तो हो रहा है। पूछ क्या रहा है, विल दिस लेंस प्रोड्यूस, यस कंप्लीट इमेज ये बनाएगा। क्या आपको सिर्फ इतना सा लगता है कि क्या सामने सामने लाइट्स की रे जाती होगी, लाइट्स की रे बहुत सारी जगह जाती है, लेकिन हम ऑब्जर्व कोई एक या दो पे करते हैं, स्टडी में एक या दो पर करते हैं, तो अब ऊपर नहीं जा पा रही तो नीचे भेज दी। सेम ऐसा कर दो कि सर नीचे वाले को कवर कर दो, सीधी सी बात ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो भी इमेज यही बनेगा। क्यों, पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी तो नीचे गया, दूसरी लाइन डायरेक्ट कहीं आएगी, टकराएगी, हल्की सी टिल्ट होगी, नीचे गया, तो दोनों इमेज नीचे बन जाएंगे, तो बनेगा इमेज इसी जगह पे। इमेज का फॉर्मेशन हमेशा यही होगा। वो पूछ रहा है वेरीफाई करो योर आंसर विद एक्सपेरिमेंट, तो हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, और वैसे लैब एक्सपेरिमेंट आप लैब में कर ही लेंगे, तो दोनों एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हो। एक्सपेरिमेंटल हमने ऑब्जर्वेशन यहां पर करा, और यस हम कह सकते हैं कि हाँ बनेगा इमेज। क्या कह सकते हैं कि इमेज बनेगा, और पूरा बनेगा, वो सिर्फ बनेगा उसको भी पता है, वो कंप्लीट प्रोड्यूस करेगा क्या, क्योंकि यस करेगा, क्योंकि क्या एक रे सीधी ऊपर ही थोड़ी चलेगी, रे तो पूरे लेंस में हर जगह जाएगी, जहां जहां उसका एरिया होगा वर्किंग, वहां पर सब में जाएगी, तो सब में जाएगी तो नीचे चली जाएगी रेस, तो नीचे वाली को ऑब्जर्व कर लेंगे, नीचे वाली को ऑब्जर्व करेंगे तो भी इमेज इसी जगह पर बनने वाला है। तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कहता है an object 5 centimeter in length is held 25 centimeter away from a converging lens। तो सबसे पहली बात, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कन्वर्जिंग लेंस हमारा कॉनकेव लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, सॉरी कॉनकेव लेंस नहीं होता है, कन्वर्जिंग जो लेंस होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10। अब कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ गिवन है, रे डायग्राम बनाना है, पोजीशन फाइंड करनी है, साइज बतानी है, नेचर बताना है, सब कुछ बताना है जो उसने डिटेल हमें दी हुई है। सबसे पहले बात करें जो उसने डिटेल हमें दी हुई है, सॉल्यूशन। देखो क्या बोलता है, एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर लेंथ का, यानी ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है उसने 5 सेंटीमीटर,
इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस पे कभी भी ऑब्जेक्ट रखा जाए या कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव में किसी पर भी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, चाहे वो लेंस पर रखा जाए चाहे मिरर पर रखा जाए, हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है। लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है पोल से या ऑप्टिकल सेंटर से, तो उसको नेगेटिव में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड चलोगे तो नेगेटिव आएगा। तो -25 सेंटीमीटर उसने लेंथ दी, एच आ गया, यू आ गया, और क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ एफ गिवन है। अब कन्वर्जिंग लेंस है तो फोकल लेंथ अपोजिट साइड में होगी, फोकल लेंथ जहां पर होगी उसको बोलेंगे 10 सेंटीमीटर, और पॉजिटिव है क्योंकि लेफ्ट साइड से राइट साइड पर जाने पर चीजें पॉजिटिव होने लग जाती है। साइन कन्वेंशन हमने पढ़ा हुआ है। अब बोल रहा है डॉट डायग्राम, पहले उसकी बातें बता देते हैं कुछ। डायग्राम कैसे बनाएंगे? डायग्राम बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए ना ऑब्जेक्ट कितनी दूर जाकर बनेगा। ये तो हमें पता ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट का इमेज कितनी दूर जाकर बनने वाला। तो सबसे पहले वो पता लगाएं। उसको पता लगाने के लिए अपने पास कौन सा फॉर्मूला होता है? बात चल रही है लेंस की, लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। वी नो दैट, क्या जानती पार्टी? पार्टी जानती है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। क्या ये पढ़ा हुआ है? क्या इसको जानते हैं? क्या ये जानते हैं? आपने अभी सॉल्व करवाया है, वही अपने पास शो हो रहा है। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? सिंपल सी बात है, हमें वैल्यू चाहिए किसकी? हमें वैल्यू चाहिए v। v को रखेंगे, बाकी को भगा देंगे। रखो साहब v को। 1/f 1/u इज इक्वल्स टू 1/v हो जाएगा। 1/v की वैल्यू निकल जाएगी यहां से। चलो निकालते हैं। आ गई 1/f कितना? f है हमारा 10, u कितना है? u हमारा -25, प्लस माइनस माइनस इज इक्वल्स टू 1/v। 1/v आ गया साहब। चेक करेंगे। एलसीएम आ गया कितना? 50। 10 से 50 कितनी बार गया भैया? 5 बार। माइनस 25 से 50 2 बार, तो कितना गया? 1/v। 1/v इज इक्वल्स टू 5 में से 2 गए 3/50, तो v इज इक्वल्स टू 3 से 50 कितनी बार? 16.66। 2 बार आ गया, 16.66 सेंटीमीटर। तो ये v की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? v की वैल्यू आ गई। v की वैल्यू क्या होती है? v की वैल्यू होती है पोल से या ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑफ इमेज को ही v बोला जाता है। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज देखने पर दिखाई दे रही होगी कि पॉजिटिव में आ गई, इसमें आ गई पॉजिटिव में। यानी कि इमेज कहां बन रहा है? इमेज बन रहा है राइट हैंड साइड पर। कहां बन रहा है इमेज? राइट हैंड साइड पर इमेज बन रहा है। तो ये हमें पता लग गया कि पोजीशन कहां मिल गई? राइट हैंड साइड पर बन गई। लेकिन साइज अभी भी नहीं पता है। नेचर भी अभी तक पूरी तरीके से पता नहीं लगा है हमारे को, ठीक है। तो वो सारी बातें पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? v पता लग गया, मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। तो नाउ मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू -v/u। ये हमने सीखा है मैग्निफिकेशन में। मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होती है? -v/u। -v कितना है? v हमारा 16.66 आया। यहां नहीं लिखते हैं इसको, यहां लिख देते हैं -16.66। नीचे हमारा v 25 दिया हुआ है u की वैल्यू। तो जब इसको हम ओवरकम करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे 0.66 और नेगेटिव है क्योंकि नेगेटिव है। तो यहां पर हमारे पास ये क्या आ गया भैया? ये हमारे पास मैग्निफिकेशन आ गया। और मैग्निफिकेशन अगर माइनस में आ जाए, तो मैग्निफिकेशन माइनस में कब आता है? जब इमेज कौन सी होती है? रियल होती है और बिहाइंड द लेंस होती है। तो यहां पर से हमें पता लग गया नेचर उसका कि रियल है एंड बिहाइंड द मिरर। तो हमने दो चीजें तो वहां से सॉल्व कर ली है कि कौन सा है रियल है, बिहाइंड द मिरर है। लेकिन वो हमसे ये भी पूछ रहा है
कि ऑब्जेक्ट किस साइज का बनेगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट निकालने के लिए। तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला ये भी तो है। क्या होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला? एच ऑफ आई अपॉन एच ऑफ ओ। क्या ये होता है क्या? इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट जो कितनी है पता है क्या आपको? इमेज की हाइट आपको पता है? नहीं पता है, एच आई है। ऑब्जेक्ट की हाइट पता है कि? यस, 5 पता है। और मैग्निफिकेशन कितना है? -0.66। तो यहां से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एच आई निकल जाएगा क्या? एच आई इज इक्वल टू -0.66 इंटू 5, तो 6 पंजे 30। एच आई लगभग लगभग अपने पास माइनस का 3 सेंटीमीटर अप्रोक्स आने वाला है। तो माइनस में आया तो इमेज का मतलब थी बिहाइंड द मिरर। और अब हमें क्या बताना है उसका? देखो क्या क्या पूछ रहा था, चीज सॉर्ट करते चले। पोजीशन हमने बता दी है, साइज -3 यानी 5 है, 3 है तो छोटी बनेगी, स्मॉल है। और नेचर हमने इसका देख लिया और रे डायग्राम भी बनाने के लिए उसने बोला है हमसे। तो देखेंगे रे डायग्राम वापस से इसका बना लेते हैं अपन। देखो सबसे पहले कौन सा मिरर है, कौन सा लेंस है? देखें कन्वर्जिंग लेंस दिया हुआ है अपने को। चीजों को सॉर्ट करते हैं, देखेंगे फटाफट से। ये यहां से कोई प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, चली गई साहब। प्रिंसिपल एक्सिस जब जाती है ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस गई, प्रिंसिपल एक्सिस गई। अब उसने जो बोला है हमसे, क्या बोला उसने कि इसकी क्या क्या चीजें गिवन है। 25 सेंटीमीटर इसका हमने यू दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर इसका हमने यू दिया हुआ है। तो हमारा जो हमारा रहेगा ये रहा। तो यहां पर कहीं इसकी भैया 25 सेंटीमीटर पे लगा दो। ये इसका फोकस हो गया, फोकस होगा उसको जाने दो 25 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ऑब्जेक्ट की एक रे जाएगी सीधी, तो रे जाएगी सीधी और यहां से कहां चली जाएगी? फोकस पर। और फोकस कितना दिया हुआ है? फोकस हमारे को 10 दिया हुआ है, तो फोकस 10 यहाँ कहीं आएगा, फोकस से चलेगी। दूसरी रे कहां से जाएगी? सर डायरेक्ट डाल दो, ओ से जाएगी, बिना मिले चली जाएगी। तो यहाँ पर कहीं इमेज बन रही है। तो ये इमेज जो है इसकी हाइट जो है 3 है, इसकी है 5 सेंटीमीटर। तो ये रे डायग्राम भी हमारा बन गया। तो आसान सा क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन को आसान, सिर्फ नाम नहीं दिया उसने कुछ भी, और कुछ पोजीशंस दी हुई है। और पोजीशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आसानी से निपटा सकते हैं। तो पोजीशन उसने दी हुई है, चीजें हमसे कुछ पूछ रहा है, एक एक करके करेंगे तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हम आसानी से हल कर सकते हैं। मेन जो चीज है वो ये है, ये हमें पता होना चाहिए। ये क्या है? ये है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला आपको पता है तो हम नेचर निकाल लिया है। उसके बाद आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने सिखाया तो याद होना चाहिए -v/u, और यहाँ hi/ho से भी हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। इसलिए हमने हाइट ऑफ इमेज यहाँ पर निकाल ली है जो आ गई है, और उसके बाद उसको रे डायग्राम में दिखा भी दिया है। तो 3 चीजें पूछी थी, तीनों चीजें हमने आसानी से यहाँ पर कवर कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस दिया है जिसकी फोकल लेंथ 15 दी हुई है। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज की डिस्टेंस भी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और पूछ रहा है हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस। तो हमसे ये यू पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट की अब से दूरी पूछ रहा है कौन से ऑप्टिकल सेंटर से। और रे डायग्राम बना देते हैं। देखो सॉल्यूशन करेंगे। कहता है कॉनकेव लेंस, सबसे पहले क्या बना देते हैं भैया? कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस सबसे पहले गिवन चीजें लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी दी है? 15 सेंटीमीटर। अब कौन सा लेंस है? कॉनकेव। तो कॉनकेव का फोकल लेंथ कितना काई में आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में रहता है कॉनकेव का फोकस। फोकल लेंथ गिवन है, इमेज भी दी हुई है हमारे को 10 सेंटीमीटर, तो v की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब सीधी सी बात है, कॉनकेव लेंस से फोकल लेंथ 15 है और 10 सेंटीमीटर पे क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। कॉनकेव लेंस का जो इमेज बनता है वो कहां पर बनता है? कॉनकेव लेंस का इमेज बनता है लेफ्ट साइड।
तो माइनस का 10 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। यू हमसे पूछ रहा है, तो इसके लिए तो बहुत आसान सा फॉर्मूला हमारे पास है, इसको तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/, बहुत आसान फॉर्मूला है, बहुत आसानी से इसको क्वेश्चन को किया जा सकता है। देखेंगे 1/f, f की वैल्यू कितनी है? सबसे पहले तो हमें निकालना क्या है, u निकालना है। तो u निकालना है तो उसको इधर बुला लेते हैं, 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। क्या ये फॉर्मूला सही है क्या? तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यदि हम बात करें देखेंगे 1/u इज इक्वल टू 1/v। 1/v की वैल्यू कितनी गिवन है भैया, दिख रहा है सबको? 10 माइनस 10 माइनस 1/f। 1/f की वैल्यू -15, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/-10 प्लस 1/15 यहाँ पर गिवन है। तो चेक करेंगे, 15 दूनी 30 बन गया, 30 यहाँ पर 10 से 30 कितनी बार चला गया, 3 बार, और 15 से कितनी बार चला गया, 2 बार। प्लस का 3 और माइनस का 3 प्लस का 2 कितना हो गया भैया, -1/30। ये किसकी वैल्यू आ गई, 1/u की। तो u की वैल्यू निकालेंगे रेसिप्रोकल करते हुए तो कितनी जाएगी, -30 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, -30 सेंटीमीटर आ गई। तो सिंपल सा पूछ रहा था जो कि कितनी दूर होगा, तो -30 बोले तो 30 सेंटीमीटर, माइनस बोले तो डायरेक्शन कौन सी, के जो हमारा रे डायग्राम बनाते हैं, जो भी हमारा लेंस हमने लिया है, कुछ इस तरीके का लेंस हमने लिया होगा, ठीक है। लेंस में ये हमारा फोकस प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसका फोकल लेंथ दिया था 15, यानी f दिया हुआ है 15 ये, तो यहाँ हो गया हमारा 30 c, 15 से जस्ट डबल 30 हो गया। यहाँ पर ही क्या बन रहा है, यहाँ पर ही कौन है, हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। देखो यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट रखा, एक लाइन डाली, टकराई, ऊपर चली गई, यहाँ से चल के कहाँ आएगी, फोकस पर आएगी। एक लाइन जो हम सीधी कहाँ डालेंगे, फोकस पर डाल देंगे। क्या डाल देंगे, फोकस पर डाल देंगे। तो एक तो यहाँ बन गई, सिंपल सी बात थी कि फोकल यहाँ पर आ गया। दूसरा कहाँ जाएगा, दूसरा अगर हम डाल देंगे, किस पर डालेंगे, लेंस है ये, तो लेंस पर जब हम डालेंगे तो यहाँ से कहीं टकराता हुआ कहाँ चला जाएगा, इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। ये यहाँ से कितना सेंटीमीटर होगा, लगभग 10 सेंटीमीटर। सारी चीजें गिवन थी, हमने उसको पुट किया, सिर्फ और सिर्फ लेंस फॉर्मूला का कमाल है। लेंस फॉर्मूला में वैल्यू डालते हैं, चीजें सामने दिखाई, आपको प्रत्यक्ष दिखाई देगी सर क्या आंसर आने वाला है, और डायरेक्शन आपको बताती कि लेफ्ट में है या राइट में है। तो सारी चीजें जो पूछता है वो क्वेश्चन बता सकते हैं। बहुत आसानी से हम क्वेश्चनों को खत्म कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। अब बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, कितना मीटर, 10 सेंटीमीटर, फॉर्म अ कॉन्वेक्स लेंस। देखो भाई कितना आसान क्वेश्चन किया, ऑब्जेक्ट प्लेस किया यानी यू की वैल्यू गिवन है, कितना, 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट प्लेस कहां पर होता है, लेफ्ट साइड में होता है, तो -10 सेंटीमीटर। ये सिर्फ याद रखो, बाकी क्वेश्चन अपने आप चलेगा। ऑफ फोकल लेंथ 15 और मिरर है 15, और कॉन्वेक्स लेंस है, तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो u दे दिया आपको -10, f दे दिया आपको +15, बोल रहा है पोजीशन बताओ और नेचर बताओ इमेज में। तो सबसे पहले तो पोजीशन पता लगाने के लिए तो हमें v पता होना चाहिए, डिस्टेंस फ्रॉम i जो इमेज है और p जो पोल है हमारा, तो v हमारे को पता नहीं है, लेकिन हमें कुछ और पता है। हमें पता है मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बहुत आसान सा एक सिंपल सा फॉर्मूला, ऐसा ही लेंस होता है, बस वहां नेगेटिव लग जाता है। यहाँ पर मिरर फॉर्मूला 1/f की वैल्यू है क्या, यस 1/f की वैल्यू है भैया 1/15, क्या है 1/15 है। और u की वैल्यू है क्या, यस u की वैल्यू है कितनी है, 1/v की कुछ भी वैल्यू नहीं है, u की वैल्यू है 1/10, प्लस माइनस हो गया इसलिए पहले मैंने माइनस लिख दिया है। अब हमें चाहिए वैल्यू किसकी, v की, तो 1/15
ये 10 इधर से आएगा तो प्लस में आएगा 1/v। क्या आ गया भैया? क्या बात सही है क्या? यस सही है। इसको आगे बढ़ा दिया जाए, इसको आगे बढ़ा दिया जाए तो 1/v की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ गया? 15 और 10 का एलसीएम हो गया 30। 15 और का एलसीएम हो गया 30। 15 से 30 2 बार, 10 से 30 3 बार। 1/v की वैल्यू 1 कितना आ गया? सॉरी 1 क्या, 5/30 आ गया। तो 1/v की 5 से ये 6 बार, 1/6। तो v की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 6 आ गई। और 6 कौन सा? पॉजिटिव 6 आ गया। क्या आ गया? पॉजिटिव 6 आ गया। तो v की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो इमेज कहाँ बन रहा है? मतलब लेफ्ट साइड से कहाँ बन रहा है? राइट साइड पर। अब चला गया हम राइट साइड पर, हम यहाँ पर आ गए हैं, पहुंच गए हैं। तो राइट साइड पर इमेज बनता है, तो पोजीशन बता दी हमने के बिहाइंड द मिरर बनेगा। ये हो गया। बोल रहा है नेचर बताओ। नेचर कैसे पता लगता है? मैग्निफिकेशन से। तो मैग्निफिकेशन यहाँ पर हम निकाल लेंगे। मैग्निफिकेशन क्या होता है भैया? m इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। m इज इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस वी क्या होगा? माइनस वी हो गया 6 और u हो गया हमारा कितना? u हो गया माइनस का 10। क्या हो गया भैया? माइनस का 6 तो ये हो गया और माइनस का 10 ये हो गया। 6v हो गया, ये v हो गया। तो -6 अपॉन -10, माइनस से माइनस कट गया, प्लस आ गया। तो m की वैल्यू कितनी भी आए, यहाँ से अपना अगर काट के देखेंगे तो 2 से ये 3 बार कट गया, 2 से ये 5 बार कट गया, 3/5। लेकिन क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। क्या आ रही है? वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है। तो पॉजिटिव आ रही है यानी कि m जब पॉजिटिव होता है, सो इमेज इज वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा। और कहाँ होगी पोजीशन? बिहाइंड द मिरर। कहां पर होगी भैया? मिरर के पीछे होगी, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ एक फॉर्मूला लगाया और पूरी वैल्यू यहाँ से बाहर निकल कर आ गई। तो आसान दो ही फॉर्मूले हमने यहाँ पढ़े। मैग्निफिकेशन, एक तो मिरर फॉर्मूला, एक लेंस, दोनों सेम ही, प्लस माइनस का अंतर है। और मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूले पढ़े। -v/u पढ़ा लेंस के लिए, और जो है एक हमने hi/ho पढ़ा। hi बोले तो हाइट ऑफ इमेज और ho बोले तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वहां से मैग्निफिकेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज दिस मीन? द मैग्निफिकेशन ऑफ प्रोड्यूस्ड। मैग्निफिकेशन क्या होता है? सबसे पहली बात सॉल्यूशन में मैग्निफिकेशन और किसका? प्लेन मिरर का। क्या होता है? hi/ho। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? +1। यही क्वेश्चन खत्म हो गया। +1 कब आती है? जब hi और ho दोनों सेम है। दोनों सेम कब होते हैं? जब दोनों की हाइट सेम है। तो दोनों की हाइट सेम है, इसका मतलब पहला मतलब तो ये निकलता है कि दोनों सेम हाइट के हैं। ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर सेम साइड। दूसरी बात, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है। 1 कब आएगा? जब दोनों सेम साइज के। पॉजिटिव आ रहा है बिकॉज ऑफ m इज पॉजिटिव, इसलिए इमेज का नेचर, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। 1 कब आता है? जब ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो सेम साइज की। और प्लस कब आता है? प्लस क्या दिखाता है कि इमेज कौन सा है? वर्चुअल है और इरेक्ट। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, दे दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और 1 आध मार्क्स में पूछा जा सकता है। बात करें, क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। क्या कर दिया है यहाँ पर इसने? देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम क्या नेगेटिव में लिखते हैं क्या? ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की बात चल रही है, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30।
रेडियस कितनी दी हुई भैया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सब सेंटीमीटर में डेटा यहाँ पर गिवन है हमारे पास। फाइंड द पोजीशन, नेचर और साइज, तीनों चीजें यहाँ पर हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले यहाँ से फोकस निकाल लेंगे। फोकस क्या होगा r/2 यानी कि 30/2 बोले तो 15 सेंटीमीटर। तो क्या फोकस आ गया है क्या? तो फोकस आ गया, क्या माइनस में आ गया या प्लस में आएगा? तो मिरर हमारा कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो ये हमको बात समझ में आ जाती है यहाँ से। अब हमें क्या करना है? अब हमें निकालना है पोजीशन। पोजीशन निकालने के लिए v पता होना चाहिए और v हमें दिया हुआ नहीं है। तो उसके लिए हमें यूनिवर्सल फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u। क्या ये जानते हैं क्या सब लोग इसको? मिरर फॉर्मूला है, हर क्वेश्चन में हम करते हुए आ रहे हैं, अब तक देखेंगे। मिरर फॉर्मूला की वजह से क्वेश्चन होगा यहाँ पर 1/f। f कितना है भैया? 15 है। v कितना है सर? v तो निकालना है, और प्लस u कितना है? 1/ कितना भैया? -20। ठीक है, मुझे चाहिए v की वैल्यू। v की वैल्यू फाइंड करेंगे, देखेंगे 1/v = 1/f - 1/u होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। देखेंगे 1/v चाहिए, 1/f है, और ये प्लस माइनस और माइनस उधर जाकर प्लस, प्लस हो गया कितना? 1/20, -20 है, तो ये -20 इधर माइनस उधर जाके हो गया प्लस, ठीक, 20 कितना हो गया भैया? 1/v की वैल्यु, 1/v की वैल्यू देखो 20 और 15 का एलसीएम हो गया 60, 15 से 4 बार, 20 से 3 बार, 7/60 यहां पर आ जाए। किसकी वैल्यू है ये? 1/v की। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? v की। तो v की वैल्यू कितनी हो गई? रेसिप्रोकल कर देंगे, 60/7 कर देंगे। क्या कर सकते हैं क्या? यस, 7 से कितनी बार? 8 बार चला जाएगा, 8 7 56, बचा कितना? 4, 5 बार चला जाएगा, बचा 7, 8.57 बार चला गया। ये किसकी वैल्यू आ गई? v की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई भैया? 8.57 सेंटीमीटर। और ये जो v की वैल्यू आई है, इस v की वैल्यू को क्या बोलते हैं? v की वैल्यू को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज। इमेज की डिस्टेंस पता लगाते हैं अपन मिरर के पोल से। और जो आ गई हमारी पॉजिटिव, क्या आ गई है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव कब आती है? जब हम राइट हैंड साइड पर चलते हैं। राइट हैंड साइड मतलब बिहाइंड द मिरर। तो पोजीशन पता लग गई क्या? पोजीशन हमें पता लग गई बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे उसकी पोजीशन रहने वाली है। तो एक क्वेश्चन तो यहां पर हमारा होगा फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन पता लग गई, इट्स नेचर, नेचर पता लगाएंगे, और साइज भी हम यहां पर पता लगाएंगे। तो नेचर के बारे में पता लगाने के लिए मैग्निफिकेशन हमें पता होना जरूरी है। क्या होना जरूरी? पता, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है भैया? सबसे पहले देखेंगे मैग्निफिकेशन -v/u होता है क्या? होता है, सॉल्व करेंगे। -v, v की वैल्यू अभी हमने निकाली। u कितना होगा? u गिवन ही माइनस में 20 गिवन है शायद। u गिवन है कितना? 20। यस, u 20 गिवन है, और माइनस में होगा क्योंकि u हमेशा माइनस में ही होता है। तो जब इसको यहां पर सॉल्व किया जाए, माइनस से तो माइनस खत्म हो गया, तो पॉजिटिव आ गया, और वैल्यू क्या आ गई? 20 से 8.6 गया, 0.428 बार ये यहाँ पर गया है। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव में है। किसमें आ गई? पॉजिटिव में। मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो वो क्या इंडिकेट करती है? मैग्निफिकेशन की वैल्यू जब भी पॉजिटिव में आएगी, इंडिकेट करेगी कि उसका जो नेचर होगा, वो क्या होगा? वर्चुअल होगा। बिहाइंड द मिरर और वर्चुअल नेचर का रहने वाला है। अब यदि हम बात करें तो m का क्या एक फॉर्मूला और होता है क्या? HI/HO, सब जानते हैं। HI हमें पता नहीं है, HO पता है क्या? यस, 5 है। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू तो अभी हमने निकाली, कितनी? 428। तो यहां से HI अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा?
HI 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.428, तो HI कितना जाएगा 20 2.14, 2.14 यहाँ पर इसकी हाइट आ गई सेंटीमीटर। तो साइज क्या हो गई, पहले 5 थी, अब 2.414 ही रह गई, 2.14 रह गई थी, यानी स्मॉल साइज। और साइज किस में आई, पॉजिटिव में आई, साइज किस में आ गई, पॉजिटिव में आ गई, पॉजिटिव में आ गई, इसका मतलब मिरर के ऊपर की साइड बनेगा, ऊपर बनेगा कहीं ऑब्जेक्ट। और ऊपर जब बनता है तो उसके नेचर में एक लाइन और जुड़ जाती है कि इरेक्ट बनेगा। कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। तो आसानी से हमने कोई रे डायग्राम बनाने के लिए तो नहीं बोला क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन में रे डायग्राम बनाने के लिए नहीं बोला है। 3 चीजें पूछी थी, पोजीशन बता दी बिहाइंड द मिरर, उसका नेचर पूछा उसने, तो नेचर हमने बता दिया कि वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। और साइज पूछा था, तो साइज हमने स्मॉल साइज 2.14 यहां पर रहने वाली है। तो इस तरीके से बहुत सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था, इसको हमने खत्म किया। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, डन। An object of size 7.0 cm is placed at 27 cm in front of the concave mirror of focal length 18 cm। हो गया क्वेश्चन, इतनी सी चीज चाहिए होती है अपने क्वेश्चन करने के लिए। साइज कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, यू कितना दे रखा है 27। अब किसी भी कॉनकेव मिरर का यू नेगेटिव में रहेगा, किसी मिरर लेंस का यू जो है नेगेटिव में रहेगा। वी भी गिवन है क्या, वी गिवन नहीं है। एफ गिवन है, कॉनकेव मिरर की बात चल रही है, तो कॉनकेव मिरर में जो एफ होता है वो भी नेगेटिव होता है। कितना हो गया भैया 18 सेंटीमीटर। बोल रहा है एट व्हाट डिस्टेंस, भी पूछ रहा है, सो दैट अ शार्प फोकस इमेज चाहिए अपने को, कैन बी फाइंड द साइज भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। वापस से हम क्या लगा देंगे भैया, हमारा लगा देंगे हम मिरर है ना, मिरर फॉर्मूला लगा देंगे। मिरर फॉर्मूला क्या होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा यहाँ पर क्या रहने वाला भैया, मिरर फॉर्मूला रहने वाला है। क्या f की वैल्यू पता है क्या, वैल्यू किसकी चाहिए v की, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। क्या यही फॉर्मूला होता है क्या, चलो वैल्यू पुट करते हैं फटाफट से। 1/v इज इक्वल्स टू 1/f, 1/f कितना दे रखा है भैया, f दे रखा 18 माइनस और प्लस, माइनस तो है माइनस 1/u कितना है भाई, u 27, वो भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो गया। 1/v 18 और 27, 18 27 का कितना आ सकता है 54 ले लें। 18 से गया 3 बार, माइनस का 3, ये आ गया यहाँ पर प्लस का साइन 27 से 2 बार, तो 1/v की वैल्यू माइनस 1/54, तो v की वैल्यू -54। अब v की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। v की वैल्यू नेगेटिव कब आती है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है, लेफ्ट साइड में बनता है। तो मिरर के फ्रंट में ही क्या बन रहा है इमेज, तो पोजीशन पता लग गई है कहां पर बनेगा, तो भैया फ्रंट में बनेगा, तो फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने ही बनेगा, इधर ही बनेगा। अब मिरर के सामने बनेगा, ये बात तुम्हें पता चल चुकी है। आगे की बात क्या पूछ रहा है, बोल रहा है फाइंड द साइज नेचर। अब साइज और नेचर निकालने के लिए क्या पता लगाना पड़ता है, मैग्निफिकेशन। एम की वैल्यू -v/u, एम की वैल्यू माइनस वी कितना है -54, माइनस माइनस प्लस का 54। यू की वैल्यू कितनी गिवन है भैया, यू की वैल्यू 27 गिवन है, और 27 दिया हुआ माइनस में। एम की वैल्यू कितनी, 27 से 2 बार 54 आता है, तो माइनस का 2। एम की वैल्यू नेगेटिव में आ गई। एम की वैल्यू नेगेटिव में कब आती है, एम की वैल्यू नेगेटिव में तब आती है जब इमेज कौन सा बनता है, रियल। तो यहां से एक बात और पता चल गई कि रियल बनता है, ठीक है। एम की वैल्यू माइनस, अब पता लगानी सिर्फ और सिर्फ साइज। साइज कैसे पता लगाते हैं, वही एम के फॉर्मूले से, एम इज इक्वल्स टू HI/HO इज इक्वल्स टू, HI मुझे पता नहीं होगी, HO मुझे पता है 7 है, और इक्वल में आ गया माइनस का 2। HI अगर मैं निकालूंगा तो माइनस का 14, ठीक है। तो साइज क्या हो गई भैया माइनस का 14, तो साइज बड़ी बनेगी, और क्या बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड
एनलार्ज, इन्वर्टेड बनेगा, एनलार्ज बनेगा, रियल बनेगा और मिरर के सामने बनेगा। और कितने सेंटीमीटर का बनेगा? 14 सेंटीमीटर का ये बनने वाला। तो बहुत आसान सा एक क्वेश्चन है और इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर सारा डेटा दिया हुआ है, फॉर्मूले में वैल्यू डालो, आंसर निकालो, सिंपल कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, आसानी से इसको किया जा सकता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस? पावर का क्वेश्चन है, हमने सबसे लास्ट टॉपिक हमने चैप्टर में पावर ही कंप्लीट किया है, तो देखेंगे सॉल्यूशन। पावर क्या होती है? पावर होती है 1/f, फोकस लेंथ, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पूछ रहा है, पावर उसमें दी हुई, सिंपल सा क्वेश्चन है। f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/p इज इक्वल्स टू 1/p कितना दिया हुआ है? -2 और 1/8 -2 होता है 0.5 और माइनस का माइनस। अब जब माइनस लग गया है, व्हाट टाइप ऑफ लेंस? फोकल लेंथ माइनस में आ गई। फोकल लेंथ माइनस में कब आती है? जब लेंस कौन सा हो? कॉनकेव लेंस हो। इसलिए दिस इज कॉनकेव लेंस। बहुत आसान सा छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा है, टाइप पूछ रहा है लेंस का, तो कॉनकेव लेंस बहुत आसानी से इसको हम कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अ डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस फॉर ऑफ पावर। वापस से पावर का क्वेश्चन, कितना गिवन है? 1.5 और पॉजिटिव में है ये डायोप्टर। मतलब फाइंड द फोकल लेंथ, तो P इज इक्वल्स टू 1/f होता है, ये बात हम जानते हैं, तो F इज इक्वल्स टू 1/p हो जाएगा। ये बात भी हम जानेंगे। 1 ऊपर आ गया, P कितना आ गया? 1.5, ठीक है। और यहां से जो आंसर आ रहा है 1/1.5, वो फोकल लेंथ पूछ रहा है, तो ये हमारा हो गया 10, 15, 0 पॉइंट कितना हो गया भैया? 100 हो गया ना, 15, 90, 10, 106। ये आपकी कितनी आ गई फोकल लेंथ? और किस में आ गई? पॉजिटिव में आ गई। बहुत आसान क्वेश्चन। पॉजिटिव में फोकल लेंथ किसकी होती है? कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस पूछ रहा है। इज द लेंस प्रेस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग? फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की, कॉन्वेक्स को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, खत्म हो गया। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं बचा है। 17 क्वेश्चन थे आपके एनसीईआरटी में, 17 के 17 क्वेश्चन में बहुत आसानी से यहाँ पर खत्म कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है? वापस से बैठकर ये क्वेश्चन करने हैं और खुद से करने हैं, चीटिंग करके नहीं करना। एक बार आप देख चुके हैं, अब आपको बैठकर ये क्वेश्चन को खुद को लगाने पड़ेंगे। सारे क्वेश्चन आप यहाँ से लगाइए, फिर हम पीवाईक्यूज भी आपकी इसी चैप्टर के यहाँ पर करवाएंगे भी सही, तो आगे की लेक्चर्स में आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। तो आप अब इस चैप्टर को हमने यहाँ पर कंक्लूड कर दिया है पूरी तरीके से। लेंस पढ़ लिया है, मिरर पढ़ लिया है, मिरर के टाइप्स पढ़ लिए हैं, लेंस के टाइप्स पढ़ लिए हैं, प्लेन मिरर हमने यहाँ पर पढ़ लिया है और पावर का फॉर्मूला हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, मैग्निफिकेशन को हमने यहाँ पर जाना और एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस को हमने यहाँ पर खत्म कर दिया है। एक करके 17 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर खत्म किया है। ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। इसके क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, क्वेश्चन बनाने हैं और फिर हम अगला चैप्टर यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही जल्द। तो तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।